तो ये स्टोरी है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट एंग की, जिसको अपने टाइमलाइन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर करार दिया गया था, लेकिन आज वो खुद को इतनी पैथेटिक स्टेट में देखकर बहुत कोसने लगता है। वो भी सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि जिस डीमन के बारे में उनकी किताबों में लिखा गया था क्योंकि टोटली 7 डीमंस थे, तो आज 8वां अपीयर हुआ और इसके बारे में एंग को पता नहीं था और सिर्फ इसी एक गलती की वजह से पूरा ये बैटलफील्ड लाशों से भरा हुआ है। तभी वही 8वां डीमन एंग के करीब आया और वो कुछ करने लगा और देखते ही देखते एंग की आईसाइट जाने वाली थी और उसे फील हो रहा था कि अब वो मरने वाला है। जो ही पूरी तरह से अंधेरा हुआ तो एंग अपने सामने एक रोशनी को पाता है और अगली आंख उसके एक अनजान पर्सन की बॉडी में खुलती है, जिस बात से एंग को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि वो अपना हैंडसम सा फेस और रिप्ड फिजिक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आंख हेलियोस सिटी में खुलती है, जहाँ पर 3rd स्क्वाड्रन लीडर टैंक सोल्जर्स को वॉरियर बनने की ट्रू मीनिंग का भाषण दे रहे थे, जिसमें उनसे हमें ये बात पता चलती है कि आखिर ये दुनिया कैसे काम करती है। वो साल 3069 से शुरू करते हैं, जब एक एपोक्लिप्स के जरिए डीमंस अपीयर होने लगे और इंसानियत लगभग खत्म ही हो चुकी थी। तो तभी उनको एक यूजफुल सा आइडिया मिला। उन्होंने डीमंस की पावर को अपने लिए इस्तेमाल करना सीखा और इसे ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट का नाम दे दिया। जैसे कि डीमंस के अपने अपने रैंक्स होते हैं, तो इस तरह ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स के भी और वॉरियर्स के भी रैंक होते हैं, क्योंकि जितने हाईएस्ट रैंकिंग के डीमन को पकड़ा जाएगा तो उसकी पावर को सोल्जर अपनी विल पावर की मदद से कंट्रोल कर सकता है और वो उसके जितना ताकतवर बन सकता है। जिसमें से लीडर टैंक हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट एंग का नाम लेते हैं, जो कि तकरीबन 60 साल पहले के डिमोनिक वेव में मारे जा चुके थे। और यही वॉरियर का ट्रू मीनिंग होता है कि खुद को सेक्रीफाइस करके न्यू जनरेशन के लिए टाइम कलेक्ट करना ताकि वो उसमें इवॉल्व कर पाए। मगर सैडली आज तक लीडर टैंक के साथ साथ इस पूरी इंसानियत के लोगों को ग्रेटेस्ट वॉरियर एंग की अभी भी याद आती है एंड ऑनर और रिस्पेक्ट के लिए वो लोग उसे किंग बुलाने लगे। और इंसानी बातों को हमारा एंग पीछे से सुन रहा था और उसकी फट रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वो पास्ट में मारा जा चुका था और अब वो रीइंकार्नेट होके फ्यूचर में आया है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ एंग को पता है, मगर कोई गारंटी वो नहीं दे सकता कि ये लोग उसकी बातों पर यकीन भी करेंगे। और सामने लीडर टैंक जो कि अभी तक अपना ज्ञान सुना रहे थे, तो बीच में कोई बड़बड़ करने लगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। लीडर टैंक गुस्से से एंग के करीब आया और उससे पूछने लगा कि उसका नाम क्या है, जिस पर एंग अब हिचकिचाने लगा क्योंकि उसे नहीं पता कि इस बॉडी के ओनर का नाम क्या है। मगर लीडर टैंक कुछ ऐसा देखते हैं जिनका वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो एक अजीब सी बात कहकर इस नाम की तुम बेइज्जती कर रहे हो। तो जब एंग अपने नेम टैग पर देखता है तो उसका नाम सेम टू सेम एंग ही होता है और एक ग्रेटेस्ट वॉरियर का नाम एक लफंगे के हाथों लगा है। तो इस बात से लीडर टैंक को बहुत गुस्सा आया और दे मार उसके मुंह पर वो जोरदार पंच लैंड करता है और साथ में ये बोलकर कि एग्जाम में उसकी नजर एंग पर होगी, तो वो बाकी लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचकर उन लोगों के पहले टेस्ट फिजिकल एबिलिटी का अनाउंस करता है। और पीछे हमारे एंग को जिसको एक स्नो नामी बंदा पकड़ लेता है, तो वो उसकी नाम की तारीफ करता है क्योंकि ये नाम सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मगर सामने एक और एग्जामिनी जिसका नाम लियू होता है, तो वो एंग से काफी रूडली तरीके से बात कर रही थी। हालांकि एंग उसको जानता भी नहीं और वो कहने लगी कि नाम एंग है, मगर तुम्हें रियलिटी को फेस करना सीखना पड़ेगा। इस बात से एंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर स्नो उस लड़की के बारे में एंग को बताता है कि इस पूरे एग्जामिनी टेस्ट में अगर कोई प्रॉमिसिंग वॉरियर है जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशन है, तो वो यही लड़की लियू है। और ऊपर से ये हेलियोस सिटी की सबसे बड़ी फैमिली C2 फैमिली की एक वाहिद औलाद भी है। और अगर इसके निकनेम की बात की जाए तो लोग इसे अनस्माइलिंग राक्षसा भी बुलाते हैं। मगर अजीब बात ये थी कि ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद एंग को ये C2 फैमिली का नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, मगर फिलहाल वो इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं। और पीछे से एक फोटो क्लिक करने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये एक न्यू कैरेक्टर होता है, इसका नाम यू ही, जिसको फोटो खींचने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और उसकी इतनी इरोटिक बॉडी को देखकर एंग के नाक से खून निकलने लगता है, मगर वो ये भी जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन। यू ही अपना इंट्रोडक्शन देकर और साथ में अपनी फोटो खींचने की हॉबी के बारे में बताकर कि कुछ सेकंड्स पहले ही एंग और स्नो के ब्रदरहुड को देखकर उससे रहा नहीं गया और इतने अच्छे रोमांटिक मोमेंट को वो कैसे जाने दे सकती थी, तो उसने विदाउट परमिशन दोनों की फोटो खींची। और अब पहला टेस्ट शुरू होता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस इंड्योरेंस का था, जिसमें एंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि जो उसके साथ हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और कम आंकने के लिए वो एक न्यू रिकॉर्ड सेट करना चाहता है। जो ही लॉन्ग डिस्टेंस की रेस स्टार्ट हुई तो एंग की एक्सेलरेशन सबसे तेज थी, मगर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और इंडीड उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया, वो भी सबसे आखिर में आने की। और सिर्फ मैराथन में नहीं बल्कि पंचिंग, लॉन्ग जंपिंग एंग सबसे लास्ट में ही आया। और पहले फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में एंग की
पोजीशन सबसे लास्ट में थी और फिर इंस्ट्रक्टर इसी रिजल्ट को लीडर टैंक को बताता है ताकि वो एंग को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर करे, क्योंकि अब उसके यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। मगर लीडर टैंक को लगता है कि चाहे वो कितना कमजोर ही क्यों ना हो, अगर वो डिजर्व करता है कि वो सेकंड टेस्ट को ले, तो अभी के लिए वो इंस्ट्रक्टर की बात को टाल देता है। और सेकंड टेस्ट की अनाउंसमेंट को सुनकर एंग के एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड टेस्ट सिंक्रोनाइजेशन लेवल का था, वो भी अपने अपने ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ। अब थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं। ये ग्राफ्टिंग इक्विपमेंट वो चीज है जिससे हम डेमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उनके खिलाफ लड़ने में। और रही बात सिंक्रोनाइजेशन की, तो सिंक्रोनाइजेशन लेवल जितना हाई होगा तो डीमंस की पावर को वो उतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तकरीबन 60 साल पहले हमारे एंग की सिंक्रोनाइजेशन लेवल 96 थी, अब तक की सबसे हाईएस्ट सिंक्रोनाइजेशन। इस वजह से तो लोग पास में उसे किंग बुलाते थे। हालांकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज अच्छी नहीं, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन लेवल सोल्जर की विल पावर के साथ निर्भर है। और अब इस सेकंड वाले टेस्ट में वो लोगों के होश उड़ाने का ठान लेता है। जो ही सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ तो हमें पता चला कि लुई को 39% सिंक्रोनाइजेशन मिली है और अब तक की वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी भी बन चुकी है। लेकिन लुई को उन लोगों की बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो लॉन्च की ओर जाने लगती है। जाते जाते बहुत सारे लोग उसे एडमायर करने लगते हैं और जो ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो हमें पता चलता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है। लोग उसे अनस्माइलिंग राक्षसा तो कहते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखा सकती और ऊपर से वो काफी ज्यादा शर्मीली भी है। और स्नो भी जो कि लाउंज के बाहर खड़ा था, तो वो भी लियू को काफी ज्यादा एडमायर करता है। अगर सरप्राइजिंगली सिर्फ स्नो नहीं बल्कि हमारा एंग भी, जो कि खुद एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर रह चुका है, तो उसके पर्सपेक्टिव से लियू काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। एंग को इतना ज्यादा काम देखकर स्नो पूछने लगा कि वो इस टेस्ट को लेकर इतना ज्यादा काम क्यों है, जिस पर एंग बोला कि ये तो उसके रोज का है। और अपनी इस बात से वो स्नो को वही का वही कंफ्यूज छोड़ देता है। एक एक करके अब सब लोग टेस्ट करने लगे और हमारे स्नो की भी 24% सिंक्रोनाइजेशन निकलती है और साथ में यूही की भी, जिसकी 30% निकलती है। और इस साल की सिंक्रोनाइजेशन को देखकर लीडर टैंक सेटिस्फाई होते हैं और रिसर्च टीम की भी लीडर टैंक के बातों के साथ एकदम एग्रीड होती है। अगर अभी भी एक बंदा आखिर में रहता है, जैसा लीडर टैंक पहले में बोले कि उसकी नजर एंग पर रहेगी, तो वो इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। और जो ही एंग ऊपर जाने लगा, वो अपने मन ही मन में और एक अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि असली सिंक्रोनाइजेशन लेवल क्या होता है। हमारा एंग अपने लिए एक रेड कलर का कोर चुनता है, जो कि स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा काफी टाइप्स के कोर्स होते हैं और बैटल फील्ड्स में इन लोगों को अलग अलग कैटेगरी के सोल्जर्स भी कहलाए जाते हैं। रेड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, येलो डिफेंस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन हीलिंग को, और ब्लू वो एजिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन चारों के अलावा दो और रेयर टाइप के कोर्स भी होते हैं, जिनमें से एक पर्पल जो कि इमेजिनरी पावर को रिप्रेजेंट करता है, और आखिर में ब्लैक जो कि टाइम एंड स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और अब बारी है एंग का इन सब लोगों को गलत साबित करने की, और वो भी कम आंकने के लिए। तो एंग को अपना ग्राफ इक्विपमेंट दिया जाता है और जो है वो बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ और रिसर्च टीम के असिस्टेंट एंग से पूछे कि क्या वो रेडी है, तो वो प्लग लगा लेते हैं और इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन निकलता है कि लाउंज में बैठी लियो भी उसकी ओर देखने लगती है। और अगले ही पल अपनी विल पावर की मदद से वो एकदम से 40 सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंच जाता है। पलक झपकाते ही 40 सिंक्रोनाइजेशन देखकर लोग हैरान हुए होते हैं, मगर अभी तक एंग ने तो अपनी पीक दिखाई ही नहीं। वो और ज्यादा अपनी विल पावर को यूज करा और एकदम से 40 से 60 तक चला गया। और क्राउड में खड़े लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब वो लोग क्या देख रहे हैं। और अगली साइड अगर रिसर्च टीम की लीडर और लीडर टैंक की बात की जाए तो दोनों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होती है और देखते देखते वो 80 सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंच जाता है। और अब क्राउड में खड़े लोगों को ये लगता है कि ये चीटिंग कर रहा है, जो कि सुन एंग उन पर हंसने लगता है और वो बोला, तुम में और मुझ में यही तो फर्क है कि वीक पर तुम हंसते हो, मगर जब वही वीक तुम्हें पीछे पछाड़ जाए तो तुम्हें लगता है कि वो चीटिंग कर रहा है। तो अब थोड़ा सा और सब्र करो, तुम्हारे ईगोस को मैं एक एक करके क्रश करता हूँ। मगर इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि एंग की पावर चली जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई पावर उसकी पावर को राइज करने से रोक रही है, और इस वजह से सिंक्रोनाइजेशन लेवल उसकी बॉडी पर हावी हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और रेंगते रेंगते वो उस असिस्टेंट के पास गया कि उसकी बॉडी और इस सिंक्रोनाइजेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और ये वाली बात सुनकर उस असिस्टेंट को लगा कि कोई सिस्टम में मेल फंक्शन आ चुका है और इस बात को फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती कि जिस सिंक्रोनाइजेशन के लेवल तक एंग पहुंचा था तो वो जस्ट सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। और सेम रिएक्शन रिसर्च टीम की लीडर और लीडर टैंक के भी थे। वो काफी रिलीफ फील करते हैं कि ये जस्ट सिस्टम का एक मेल फंक्शन था। क्राउड में से स्नो भागता हुआ एंग के पास आता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने एंग को उठाने की कोशिश की मगर उसमें वो नाकाम रहा और
पीछे खड़ी हमारी लियो जो कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस हिलियो सिटी में उससे अलावा और भी कोई ऐसा बंदा है जो कि उससे बहुत ज्यादा डैजलिंग है। मतलब कि लियो नहीं चाहती कि उससे और कोई ज्यादा इस सिटी में पॉपुलर रहे। और हमारा एंग बेरली सिर्फ 10% की सिंक्रोनाइजेशन के साथ इस टेस्ट को पास कर लिया है। और स्नो जो कि हमारे एंग को ले जाता हुआ उसको फिक्र ना करने का कहता है, तो उनकी चक्कर लगाती हुई यूं ही वो पिक्चर्स खींच रही थी, क्योंकि उसे इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा रोमांटिक लगती है। और अगले सीन में एंग को होश आ चुका था और वो लाउंज में बैठकर यही सोच रहा था कि हालांकि उसके पास एक लो लेवल का कोर है, मगर उसको ऐसा टूटना नहीं चाहिए था। और ऊपर से उसकी विल पावर तो 80% की सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंच सकती थी, मगर किसी वजह से उसकी वो सारी ताकत एकदम से उसके दिल की गहराइयों में किसी चीज ने एब्जॉर्ब कर ली। कुछ देर के बाद लीडर टैंग आए और जिन जिन लोगों ने टेस्ट पास किया है तो वो उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। और इसके अलावा वो नेक्स्ट टेस्ट की भी खबर उनको देने के लिए आए थे, जो कि प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट में उन लोगों को एक रियल डीमन के साथ लड़ना पड़ेगा। सारे लोग डर के मारे और हिचकिचाते हुए एग्रीड करते हैं और लीडर टैंग उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेज देता है। मगर उन सभी में से ज्यादा लीडर टैंग को एंग में ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और उसे एंग की जगह से उस क्रिस्टल का एक एसेंस भी मिलता है, जिसको वो उठाकर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम में कुछ न कुछ तो अलग बात है। खैर ये मुझे नेक्स्ट टेस्ट में पता चल जाएगा कि तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो। अगला सीन सिटी के बाहर होता है। कंपाउंड डोर को उन लोगों ने खोल दिया था और जितने भी सोल्जर्स बाहर का नजारा देखते हैं तो वो सब काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहे थे। इसके अलावा उनको चुपचाप रहने की और बाहर जल्दी से जाने का भी वो बार बार बता रहे थे, क्योंकि आगे का इंस्ट्रक्टर उन लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स देगा और वेपन्स भी, ताकि वो इनकी बात को समझ ले और उनको पता चले कि आगे इसके बाद क्या करना है। और पता चलता है कि एंग को रिसर्च टीम ने एक नया कोर दे दिया है, लेकिन एंग को लगता नहीं कि कोर में कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि मानो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में उसकी विल पावर को कोई चीज रिजेक्ट कर रहा था। मगर जैसे ही उसने बाहर के ग्राउंड पर एक पैर रखा तो उसकी बॉडी से वेव्स निकलने लगे और उसका डोमेन फैलता ही गया। और डोमेन की वेव्स के साथ जो भी डीमन इंटैक्ट में आ रहा था तो उसकी लोकेशन एंग को डायरेक्ट से पता चल गई। मगर किसी वजह से वो सारे डीमन एंग के डोमेन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद डरने लगे और भाग गए। मगर इसी बीच एंग के डोमेन की जो वेव्स हैं वो एक गुफा में जाने लगते हैं और अगले ही पल पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही हाईली रैंकिंग का डीमन है, जिसको ये लोग वन फीट डीमन भी बुलाते हैं। और सरप्राइजिंगली वन फीट डीमन बात भी कर सकता है और वो भी एंग के डोमेन के साथ इंटरेक्शन में आकर हिचकिचाने लगा कि उससे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन जो कि उसे आउटरैंक कर रहा है, तो वो उसे जरूर पर्सनली देखने के लिए जाना चाहता है। और जहाँ तक हमारे एंग की बात हो रही थी तो उसके तो पल्लू भी कुछ भी नहीं पड़ रहा था कि ये उसने क्या देखा। अगर ज्यादा सोचने की वजह से बाकी लोगों ने अपनी टीम्स बना भी लिया और वो वही का वही खड़ा रहा, मगर उसकी किस्मत खराब नहीं थी, क्योंकि लियो, स्नो और यूही पीछे उसके साथ ही खड़े थे और सामने से इंस्ट्रक्टर उन चारों को एक ही टीम में होने का ऑर्डर देते हैं। मगर साइड से यूही एंग से पूछने लगी कि यहाँ पर उसके खड़े रहने का रीजन ये तो नहीं कि उसे ये लग रहा था कि कोई उसको टीम में नहीं लेगा, तो क्या ये उसकी कोई स्ट्रेटेजी थी। जिस पर एंग जब कुछ कहने लगा तो लियो आगे बढ़ती हुई कि टीम को अपने साथ स्लो मत कर देना, बस बाकी सब कुछ ठीक रहेगा, ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। और यूही को मौका मिलता है कि वो अपनी टीम का एक ग्रुप फोटो ले, जिसमें बदकिस्मती से सिर्फ यूही अपना चेहरा दिखाती है और बाकी के तीनों आगे चल रहे होते हैं। और फिर इंस्ट्रक्टर टेस्ट को शुरू करने से पहले उनको कुछ बातें बताते हैं, जिसमें से पहली बात ये होती है कि इस फाइट को टीम में रहकर ही लड़ना होता है और हर एक टीम के एक एक मेंबर को एक डैगर दिया जाएगा, साथ में एक कंपाउंड मशीन, जो कि आप पीछे ये बड़ा चट्टान जो देख रहे हैं तो इसके सेम मटेरियल से ये बनाया गया है। ये टेस्ट काफी ज्यादा सिंपल है और होपफुली समझाने के बाद तुम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। टेस्ट की स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, मिस्ट के अंदर इंटर करना है और जो लाइट तुम लोगों को दिखाई दे रही है तो इसमें इस कंपाउंड मशीन को इंसर्ट करना है, जिससे फॉग एकदम से हट जाएगी और डीमंस अपीयर हो जाएंगे और उनके साथ टीम में लड़कर रिजल्ट में ये जांचा जाएगा कि क्या ये टीम वॉरियर बनने के काबिल है भी या नहीं। मजीद इंस्ट्रक्टर उन बाकी सारी टीमों को ये बताता हुआ कि वॉरियर का ये मतलब नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ, पावर और एजिलिटी से ही कोई बंदा वॉरियर कहला सकता है, बल्कि वॉरियर्स को टीम में भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो एक साथ मिलकर नहीं लड़ सकते तो सोलो वॉरियर बनने का कोई भी फायदा नहीं। यहाँ पर इस टेस्ट में हमें टीम मेंबर पर पूरा भरोसा रखना पड़ता है। एक कंपाउंड मशीन लगाएगा तो तीनों उसे प्रोटेक्ट करेंगे और मिस्ट के हटने के बाद एक सर्कल बना के अब इन डीमंस के साथ एक साथ लड़ना होगा। और अगर कोई टीम इस डीमंस को हरा देती है तो वो इस टेस्ट को भी पास कर लेगा और साथ में वॉरियर फर्स्ट किल का टाइटल भी दिया जाएगा। तो एक एक करके हर एक टीम अपना टेस्ट को पास कर रही थी और ऊपर खड़े सारे स्क्वाड्रन लीडर न्यू सोल्जर बैच
को देख रहे थे और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, जिनमें से हम एक न्यू स्क्वाड्रन लीडर जो कि एक लड़की एली होती है तो उससे मिलते हैं। वो तो साफ साफ बताते हैं कि इस पूरे बैच में वो C2 फैमिली से आई हुई लीव में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और वो जब बाकी स्क्वाड्रन लीडर से पूछती है, जिनमें हम एक नया और स्क्वाड्रन लीडर जो कि जियोल होता है, तो वो भी कहता है कि C2 फैमिली की लीव अगर उसको पर्सनली ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सकती है। तो दोनों के अपोज में हमारा थर्ड स्क्वाड्रन लीडर टैंक ये कहता है कि उस लड़की के अलावा भी एक और बंदा ऐसा भी है जिस पर नजर रखना बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है। यहाँ पर लीडर साफ साफ एंग की बात कर रहे थे और उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि लाउंज में जब थर्ड स्क्वाड्रन लीडर टैंक को एंग की जगह से उस ऑर्ब का एसेंस मिला था तो वो एज अ टेस्टामेंट ऐप में उसे भेज दिए और रिजल्ट में पता चला कि उस कोर में कोई भी मसला नहीं था। जबकि जो ये लोग मेल फंक्शन बोल रहे थे वो दरअसल एक फॉल्स न्यूज थी। और मजीद वो कुछ आगे बोलते तो सेकंड स्क्वाड्रन लीडर एली लीडर टैंक को बड़ी प्यार से पोक करते हैं और उनको टैंक टैंक नाम से बुलाते हैं। लीडर टैंक शर्मिंदा हुए और वो ये निकनेम बुलाने से मना करते हैं। और जियोल से हमें ये भी पता चलता है कि लीडर टैंक को सिर्फ सेकंड स्क्वाड्रन लीडर एली ही इतना ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर सकती है। मगर तभी इसी बीच सेकंड स्क्वाड्रन लीडर एली बोलने लगी कि लीडर टैंक ने तो यहाँ इस पूरी जगह की इंस्पेक्शन कर ली थी ना, कि वो नहीं चाहते कि इस टेस्ट में फीनलेस डीमन के अलावा कोई वन फीन डीमन आ जाए। जिस पर टैंक इस बात को कंफर्म करवाते हैं कि कोई भी वन फीन डीमन लोगों को नजर नहीं आया। मगर जियोल बोला कि अगर बदकिस्मती से एक भी अपीयर होता है तो हमें अगर जान भी जोखिम में डालनी पड़ी तब भी हम इस फ्यूचर बैच को जरूर बचाएंगे। और देखते ही देखते इसमें एंग की टीम का नंबर आ जाता है। वो सारे लोग परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो कंपाउंड मशीन एंग के हाथों में थी। मगर तभी पलक झपकाते ही हमारी जो लियो होती है वो एंग के हाथों से उस कंपाउंड मशीन को छीन लेती है और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर है और वो चाहती है कि सारे लोगों की नजर उस पर हो, ना कि एंग पर। और यही बात एंग को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है, मगर वो इसका कुछ कर नहीं सकता और वो बाकी दोनों के साथ उसकी ओर भागने लगता है। तो द डैज़लिंग अटेंशन सीकर लियो काफी छलांगे लगा रही थी और वो बड़ी तेजी से कंपाउंड मशीन की लोकेशन पर पहुंच भी जाती है और धड़ाम से वो उस कंपाउंड मशीन को अपनी जगह पर इंसर्ट भी कर देती है। और उसकी परफॉर्मेंस को देखकर एली इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक अच्छी फैमिली से आने का यही फायदा होता है कि टैलेंट आपके खून में ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी के डीमंस के साथ फाइट करना है। ये फीनलेस डीमंस थे क्योंकि सबसे पहले लियो को अपना टारगेट बनाते हैं। तो हमारा एंग पीछे से ये देखकर स्नो को ब्रेक थ्रू करने का ऑर्डर देता है। जो ही स्नो ने की बात सुनी तो वो एक लंबी सी छलांग मारता हुआ लियो के सामने लैंड करता है और सिर्फ अपने एक अटैक से वो उन तीनों फीनलेस डीमन को हवा में उड़ा डालता है। मौका नजर आते ही एंग बाकी दोनों लड़कियों को डीमंस पर एक एक अटैक करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि यहाँ पर टीम की तरह लड़ना है। तो एंग बिल्कुल रूल के हिसाब से ही उनको गाइड करते जा रहा था। तो राउंड 1 में सबसे पहले यूही वर्सेस एक फीनलेस डीमन होता है। तो यूही फीनलेस डीमन पर काफी भारी पड़ रही थी और बहुत सारे अटैक्स उस पर लैंड भी करती है और अपनी एजिलिटी पावर की मदद से बिल्कुल आटे की तरह उसे गूंथती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसी डीमन को बाद में स्नो पीछे से आकर आराम से एक जोरदार मुक्का देता है, जिससे वो डीमन दूर जाके मर जाता है। टीम वर्क को पीछे से स्क्वाड्रन लीडर्स देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, खास करके जियोल जो कि यूही की एजिलिटी को देखकर बहुत शर्मा रहा था, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस और अट्रैक्ट एक ही साथ हो रहा था। सेकंड राउंड लियो वर्सेस एक फीनलेस डीमन का होता है। लियो काफी एग्रेसिव तरीके से अपने डैगर की मदद से उस फीनलेस डीमन को मजा चखाती है और उस डैगर की मदद से अपनी पावर उस फीनलेस डीमन में इंसर्ट करके उसको ओवरडोज कर देता है, जिससे वो फीनलेस डीमन बम की तरह फट जाता है। और आखिर में हमारा तीसरा राउंड एंग वर्सेस एक फीनलेस डीमन का होता है। एंग बड़ी ही शातिर तरीके से उसके वाइटल पॉइंट्स जैसे कि चेस्ट, नेक और उसके एब्डोमेन जगहों पर अपने डैगर की मदद से अटैक करता है। जैसे कि उसे अच्छी तरह से पता है कि इस बॉडी में वो ज्यादातर देर तक टिक नहीं पाता, तो वो जल्द से जल्द रियल फाइट में इसकी लिमिट को भी चेक करना चाहता है। विदाउट हेजिटेशन अपने एक्सपीरियंस की मदद से वो पलक झपकाते ही और बिजली की रफ्तार से उस फीनलेस डीमन पर हेड ऑन अटैक करता है। अगर उसके अगेंस्ट में वो डीमन हमारे एंग पर अटैक करता है, मगर उस अटैक को एंग बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और काउंटर में उसी डीमन पर अटैक करता है। मगर उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस पहले की तरह नहीं है। वो टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया और उस डीमन को दोबारा एक अटैक करने का मौका मिला। इसी वजह से एंग को अटैक करने का मौका नहीं मिलता और उसे दोबारा डॉज करना पड़ता है। अगर उस नाइफ को एक हाथ से दूसरे हाथ तक शिफ्ट करने में ज्यादा टाइम वो वेस्ट नहीं करता और वो अब उस पर अटैक कर देता है। इससे उस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो दोबारा से एंग पर अटैक कर दिया। और अगेन एंग उसे बड़े आराम से डॉज किया और काउंटर में उसके वाइटल स्पॉट पर दोबारा हिट कर दिया, जिसको खाने के बाद वो डीमन गिर जाता है और हमारे एंग को जरा सा सांस लेने का भी मौका मिल जाता है। और पीछे खड़ी हमारी टीम इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा
हैरान हो रही थी क्योंकि स्नो एंग के फाइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि एंग अपने शिकार के साथ खेल रहा है। सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि पीछे स्क्वाड्रन लीडर्स जो होते हैं तो वो भी एंग के फाइटिंग स्टाइल से इतना चौंक जाते हैं कि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक बिगिनर सोल्जर है। और लीडर टैंक तो यहाँ तक ये भी बोल देते हैं कि एंग का फाइटिंग स्टाइल उससे कहीं बढ़कर ज्यादा बेटर है। मगर जब सीन दोबारा एंग पर आया तो उसे अपनी इस बॉडी की लिमिट के बारे में भी पता चल गया कि वो कितनी देर तक इस बॉडी के साथ फाइट कर सकता है और वो अपनी लिमिट पर है। तो जो ही वो इस फाइट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा तो जमीन से कोई चीज बाहर निकली और उसने इस फिend डीमन को एक ही अटैक के साथ मार डाला। पीछे खड़ी यूही बताती है कि उन लोगों को पेड़ की जड़ों ने घेर लिया है और ज्यादा देर नहीं लगती कि वो वन फिend डीमन अपनी एंट्री मारता है, वो भी उस फीललेस डीमन के शरीर को फाड़ कर। और हमारा एंग जो कि सबसे आगे खड़ा था तो उसे सबसे पहले पता चलता है कि ये तो एक हाईली रैंकिंग डीमन है और उस डीमन की सेंट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो हमारे लीडर टैंक तक पहुंच जाती है और ज्यादा देर समझने में नहीं लगती। वो चिल्लाते हुए सब लोगों को वार्न करते हैं कि ये एक वन फिend डीमन है। जितने भी रुकीज उस ग्राउंड में थे तो वो सिटी की ओर भागने लगे और एंग की टीम को रेस्क्यू करने के लिए बाकी के दोनों स्क्वाड्रन लीडर बैटल ग्राउंड की ओर बढ़ गए। और एंग की टीम को रेस्क्यू करने के साथ साथ वो बाकी लोगों को भी काम डाउन करने लगे कि वो जो ही आगे चले जाएंगे तो उन लोगों को और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि लीडर टैंक उनका आगे वेट कर रहे हैं। और जब सीन दोबारा एंग की टीम पर गया तो वो वन फिend डीमन बोलने लगा, यहाँ पर मुझे एक हाईली रैंकिंग डीमन की सेंट आ रही है। मगर ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी डीमन नहीं, यहाँ पर तो एक इंसान है जिसके शरीर से डीमन की सेंट आ रही है जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि अभी इन चारों में से वो स्मेल किससे आ रही है। तो इसका मतलब मुझे इन चारों को अपने साथ ही लेकर जाना होगा। वो पूरी टीम एक जगह पर मानो फ्रीज हो गई थी और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर वो 1 इंच भी हिले तो ये डीमन उन्हें फाड़ के रख देगा। और खड़े खड़े वो उस डीमन के अटैक तक वेट किए और अटैक रिसीव करने के बाद वो चारों के चारों बेहोश हो गए। मगर तभी वो डीमन एक क्रैक को नोटिस करता है। इसके अगली ओर हमारे दोनों स्क्वाड्रन लीडर बाहर निकल आते हैं मगर उन दोनों को आने में देर हुई और वो फिend डीमन दोबारा से खुद को अपनी पावर से प्रोटेक्ट करता हुआ उन लोगों को बाय कहकर अंदर उस कुएं में चला जाता है। और चाहते हुए भी हमारे दोनों स्क्वाड्रन लीडर कुछ न कर पाए। लेकिन बाद में लीडर जियोल ये नोटिस करता है कि वो फिend डीमन जमीन के अंदर अपना रास्ता बना के उन लोगों से दूर जा रहा है। इस बात से लीडर जियोल को गुस्सा आया कि ये फिend डीमन दोनों लीडर्स को चकमा देना चाहता है। तो वो एली को इस फिend डीमन का पीछा करने का बोलता है और बहुत दूर आगे जाकर वो निशानात रुक जाते हैं। और उन्हें पता चल चुका था कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उस वन फिend डीमन ने नीचे जमीन में खोदना शुरू कर दिया। और लीडर एली को अभी तक इस बात की समझ में नहीं आ रही थी कि पहले तो कभी भी इस तरह उन लोगों ने कैजुअलिटीज फेस नहीं करी क्योंकि जब भी कोई ऐसा टेस्ट वो लोग प्रिपेयर करते हैं तो लीडर टैंक खुद पर्सनली इस पूरे जगह को स्काउट करते हैं ताकि कोई भी वन फिend डीमन उन लोगों के टेस्ट के बीच में इस तरह एंट्री ना मारे। और देखते ही देखते पीछे से लीडर टैंक भी आ पहुंचते हैं। वो दोनों स्क्वाड्रन लीडर को एक जगह पर देखकर गुस्सा करते हुए कहने लगे कि वो एक जगह पर क्यों खड़े हैं। इस पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उनकी पास्ट की मेमोरी उनको हॉन्ट करना शुरू कर देती है जिसमें लीडर टैंक ने अपने छोटे से भाई को डीमन के हाथों खो दिया था और वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया और यही बात उसे बहुत ज्यादा आज तक हॉन्ट करती है। उन्होंने जोर से जमीन पर घुसा मारा मगर अपना चाहते हुए भी लीडर जियोल दोनों को वापस सिटी जाने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो रहे होंगे। वो खतरा मोल नहीं ले सकते क्योंकि इससे आगे की जगह अनस्काउटेड है और वापस जाकर वो जरूर एक स्काउटिंग टीम को इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारने के लिए भेजेंगे ताकि कोई दूसरा वन फिend डीमन उन लोगों को इनकाउंटर करना ना पड़े। और अगर वो तीनों रेकलेसली आगे जाने का ठान लेते हैं तो सिटी अकेली हो जाएगी। लीडर जियोल की बातों में दम था और उनकी बातों के साथ लीडर एली भी एग्रीड हो जाती है। वो लीडर टैंक के कंधे पर हाथ रखकर कि वो उनके दुख को समझ सकती है अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो उनको लीडर जियोल की बात सुनने का कहती है। अगर एक सख्त लोंडे की तरह वो लीडर एली की हाथ को खुद से दूर करता है और उन दोनों से बोलता है, मेरी फिक्र मत करना, तुम दोनों वापस जाओ। मैं इन बच्चों को उस डीमन के हाथों अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए तो मैं अकेला स्काउटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग वापस चले जाओ। क्योंकि सुन लीडर जियोल लीडर टैंक को इस तरह की बेवकूफी करने से मना करता है मगर लीडर एली वो तो सीधा बोल कर के वापस आने में देर मत लगाना। वो जियोल की बात के बजाय लीडर टैंक के साथ एग्रीड करती है और जो ही लीडर टैंक नजरों से दूर हुए तो एली जियोल को बताने लगी वो दोनों चाहकर भी लीडर टैंक को नहीं रोक सकते और इसके पीछे का रीजन तुम्हें अच्छी तरह से पता है। एंड देन जियोल को याद आ जाता है कि उसके छोटे भाई के साथ हादसा पेश हुआ था। उसके बाद लीडर टैंक खुद पर बहुत ज्यादा सख्त है। अगर आज लीडर टैंक का छोटा भाई जिंदा होता तो वो भी इन बच्चों की एज का होता। वो दोनों अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि लीडर टैंक को जाने देना
ही अच्छा डिसीजन वो ले रहे हैं। और जब सीन शिफ्ट होकर उस वन फिन डीमन की जगह पर जाता है तो पता चलता है कि पूरी टीम को उसने लटकाया होता है, जिसमें सबसे पहले एंग को ही होश आता है। वो अपनी टीम को जिंदा देखकर रिलीफ फील कर रहा था कि तभी पीछे से वही फिन डीमन आया, कहने लगा, ओह तुम सबसे पहले उठ गए हो। उसकी आवाज को सुनकर एंग की मानो फट जाती है और वो डीमन मजीद कहने लगा, तुम वाकई में इन तीनों से अलग हो, मगर कितने अलग, इसने मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस कर दिया है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसान की बॉडी से डीमन की सेंट क्यों आ रही है और वो भी मुझसे स्ट्रॉन्गर। आखिर तुम हो कौन? इनको उस डीमन की एक भी बात पल्लू नहीं पड़ी और वो अपनी पावर की मदद से उसके शिकंजे से खुद को छुड़ाता है और जो ही उसके पैरों ने जमीन को टच किया तो वो पलक झपकते ही उस डीमन पर अटैक कर देता है। अगर उस अटैक को वो फिन डीमन बड़े आराम से डोज करता है और वो एंग के साथ अब फाइट करने के लिए एक्साइटेड हुआ, वो भी एंग पर अटैक कर देता है, जिसको हमारा एंग भी बड़े आराम से डोज करता है और अपना डिस्टेंस भी क्रिएट करके वो हमें बताता है कि अगर पास्ट की बॉडी उसकी होती तो वो कब का चुटकी बजाकर इस वन फिन डीमन को हरा दिया होता। अगर इस बॉडी में वो कुछ भी नहीं कर सकता तो वो खुद के बारे में ना सोचकर उन तीनों को बचाने का ठान लेता है और विदाउट हेजिटेशन वो उस वन फिन डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो काम भी इसलिए था क्योंकि पास्ट में वो बहुत सारे वन फिन डीमन से लड़ चुका है और ऊपर से उन्हें इसकी वीकनेस के बारे में भी पता है। तो जब उस डीमन और एंग के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं बचा तो एंग को अपनी ओर तेजी से बढ़ता वो डीमन देखकर उसको बेवकूफ बुलाया और उस डीमन का अटैक एंग के शोल्डर के आर पार हो जाता है। मगर हमें आगे की फाइट में पता चलता है कि अटैक खाना ये भी दरअसल हमारे एंग का एक प्लान था, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो इसके करीब भी नहीं आ सकता। तो एक मौका ढूंढने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस करके अब उस पर सक्सेसफुली एक अटैक लैंड करने का खुद को एक मौका दिया है। एंग ने उस डीमन का एक हाथ पकड़ा और उसके वीक स्पॉट पर अटैक करके उसका पूरा हाथ ही उखाड़ डाला, जिसकी वजह से वो डीमन जोर से चिल्लाया और एंग उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा कि तुम वन फिन डीमन कुछ भी नहीं हो, मेरे साथ अपनी पुरानी बॉडी नहीं है तो क्या, मगर मुझे तुम्हारे वीक स्पॉट पता है क्योंकि तुम्हारी तरह मैं हजारों फिन डीमन को मार चुका हूँ, तो इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगता। अगर सरप्राइजिंगली वो डीमन दरअसल एक्टिंग कर रहा था। वो अब हंसने लगा और दे मार एक जोरदार लात उसको डीमन की तरफ से खाने पड़ी, जिससे वो दूर घिसकता हुआ पीछे की दीवार को क्रैक कर देता है। इस दमदार लात को खाने के बाद अब एंग उठ नहीं पा रहा था और अब उसका बचना नामुमकिन है। मगर उसको मारने से पहले वो डीमन उसको हिम्मत वाला बुलाता है कि उसको ये तो पता है ये वीक स्पॉट कहाँ पर है, लेकिन शायद वो ये भूल चुका है कि वो एक वुड टाइप है। वो उसके सामने अपने हाथ को दोबारा रिजेनरेट करता है, क्योंकि देख एंग की फट गई, क्योंकि उसने कभी भी एक फिन डीमन को एक एबिलिटी यूज करते हुए नहीं देखा। तो बात को समझने में देर नहीं लगती और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन 60 सालों में सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि डीमंस भी इवॉल्व कर चुके हैं। और अब सामने खड़ा डीमन हमारे एंग को इस पैथेटिक स्टेट में देखकर कहने लगा, इंसान तुम्हारी बात एकदम ठीक है, मगर क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों इस तरह पैथेटिक सिचुएशन में हो? क्योंकि तुमने मुझे कम आंका है और अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को कम आंकना कितना भारी पड़ सकता है। और वो फिन डीमन अब अपनी उंगली की मदद से दोबारा वो रूट्स बनाए क्योंकि एंग की बॉडी के आर पार होकर उस फिन डीमन के पास उसे ले आए। उसके शरीर के आर पार होकर एंग की बॉडी के फुल ऑर्गन्स को पंचर्ड कर दिया है। वो किसी वक्त भी मर सकता है और इस बात को एंग भी एक्सेप्ट कर लिया है। मगर इस मुश्किल समय में भी उसे खुद की नहीं बल्कि अपने कॉमरेड्स की चिंता थी। मगर क्यों? क्योंकि इस टीम को देखकर उसे अपने पुराने कॉमरेड्स की याद आती है, क्योंकि उसके सामने मरे थे लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया। तो अपने इस नाइटमेयर की वजह से वो बहुत कोसता है और मरने से पहले वो इस फिन डीमन को एक जोरदार गाली देके मर जाता है। डीमन जब ये कंफर्म करवाता है कि ये मर चुका है तो वो अपने इवल लाफ में हंसने लगा। और अब जबकि उस डीमन को पता है कि ये बाकी इंसानों से अलग है, तो एंग को खाने पर क्या वो इवॉल्व होगा, तो वो ये चेक करना चाहता है। और जो ही एंग को खाने के लिए उसने अपना मुंह खोला तो उस फिन को सरप्राइज देने के लिए अब एंग की बॉडी से कोई और बोलने लगा, जिसके बोलने से ही वो फिन डीमन इतना ज्यादा डर गया कि एंग की बॉडी से खुद को दूर कर दिया। क्योंकि बोलने के साथ साथ उसने कुछ ऐसी टेरिफाइंग ऑरा फील की कि उससे इस फिन डीमन की फट गई और वो डिस्टेंस क्रिएट करने पर मजबूर हो गया। और एंग की बॉडी से कोई बहुत ही टेरिफाइंग वॉइस में इस फिन डीमन से बोलने लगा, तुम मुझे खाना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने किंग को इस तरह खाने की तुमने जुर्रत की। वो फिन डीमन इतना तो समझ चुका था कि ये जो बोल रहा है तो ये वो इंसान नहीं बल्कि इस टेरिफाइंग ऑरा के पीछे वो ओनर है, जो कि साफ साफ एक डीमन है, मगर 5th, 6th,
7 फिंड डीमन भी नहीं बल्कि ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जो डीमन एंग की बॉडी के अंदर है तो वो डिसअपॉइंट होकर कहने लगा, मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान मेरे प्लान का इतना कीमती ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मुझे इसकी जान बचानी भी पड़ेगी। मैं अपनी पावर की लास्ट पोर्शन का यहाँ पर इस इंसान की जान बचाने में मदद कर रहा हूँ। इसका कर्ज तो इस इंसान को चुकाना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि उस ओरा की मदद से न सिर्फ ये फिंड डीमन दूर जाने पर मजबूर हो गया बल्कि धीरे धीरे करके एंग की बॉडी भी खुद ब खुद हील होना शुरू हो गई और विद इन अ फ्यू सेकंड्स उसकी पूरी बॉडी ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और एंग मुकम्मल तरीके से चेंज हो गया और एक टेरिफाइंग एनर्जी ब्लास्ट के साथ एक बड़ी सी बीम निकलती है जो कि आसपास के डीमंस को भागने पर मजबूर कर देती है। और फिर एंग के इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन से इसका उसे खुद भी पता नहीं तो वो हवा में उड़ने लगता है और वो सामने से फिंड डीमन को बोला, तुम बिल्कुल सही समझे कि मैं 7th फिंड डीमन नहीं बल्कि 8th फिंड डीमन हूँ जो कि तुम्हारा किंग है, क्रिम्सन किंग। तो झुको। एक ही बात को सुनकर वो फिंड डीमन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और साथ में वो इस क्रिम्सन किंग के नारे लगाने भी शुरू कर दिया। क्रिम्सन फिंड किंग आपका स्वागत है, हमें आपका ही इंतजार था। मगर उस एक्सप्लोजन से कुछ टाइम पहले हम देखते हैं लीडर टैंक को जो कि उन डीमंस को एक एक मारकर आगे बढ़ रहा था, वो भी एंग की टीम को बचाने के लिए। मगर इतना खोजने के बावजूद भी कोई सुराग भी उनके हाथों नहीं लगा। इसकी मदद से वो उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाए और रात भी होने वाली है और वो नहीं चाहता कि वो बच्चे अंधेरे में उस फिंड डीमन के कब्जे में हो क्योंकि फिर उनका वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो ही लीडर टैंक ने अपनी बात खत्म की तो पीछे से वही एक्सप्लोजन हुआ। इतनी इमेंस पावर को देखकर उनकी फट जाती है, लेकिन इतना तो उन्हें समझ में आ चुका था कि बच्चे वहाँ पर हो सकते हैं और सीधा तीर निशाने पर लगा है क्योंकि उस एक्सप्लोजन का कारण हमारा एंग ही था। इसकी बॉडी पर अब इस क्रिम्सन किंग ने कब्जा कर लिया है। वो उस फिंड डीमन से पूछना चाहता है कि क्या उसके जाने से पहले क्या अभी तक वो 5 डीमन लॉर्ड्स हैं, जिस पर उसका जवाब हाँ होता है। इतना पीसफुली उन 5 डीमन लॉर्ड्स को देखकर क्रिम्सन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो भी सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि 60 साल पहले उन 5 ने जो उसके साथ किया था तो उसके बावजूद भी वो इतना पीसफुली रह रहे हैं तो ये तो वो होने नहीं देगा। लेकिन ये अवेकन होने के बावजूद भी क्रिम्सन किंग अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अपनी लास्ट बची कुची पावर को उसने इस बच्चे को दोबारा रिवाइव करने में उसकी मदद की। तो यहाँ पर क्रिम्सन किंग को अब हमारे एंग के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्रिम्सन किंग का स्ट्रॉन्ग होना एंग के ही अवेकनिंग के साथ टच है। आसान वर्ड्स में कि अगर एंग अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा तो क्रिम्सन किंग अपनी पावर को जरा बराबर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और साथ में वो क्रिम्सन किंग कुछ मेमोरीज के बारे में भी बताता है जो कि जब वो फिंड डीमन पूछा कि किस मेमोरी की बात हो रही है तो क्रिम्सन किंग उसे बताने लगा कि तुम जैसे फर्स्ट फिंड डीमन को अपने काइंड का और अपने लेवल का एक डीमन रिवाइवर करना होगा अगर तुम इवॉल्व होना चाहते हो। लेकिन इस इंसान के लिए इसको मेरी ब्लेसिंग्स मिली है तो इसे जस्ट खुद से ताकतवर वाले को डिवाइवर करना होगा चाहे वो किसी काइंड का भी क्यों ना हो। ये सुनकर वो फिंड डीमन समझ गया कि अब उसके यहाँ पर लगने वाले हैं क्योंकि जैसा कि क्रिम्सन किंग ने बताया कि इस इंसान को लेवल अप करने के लिए अपने से ताकतवर वाले को डिवाइवर करना होगा तो वो भी उसे ताकतवर तो है तो मलाई लगाता हुआ कि वो क्रिम्सन किंग के अंडर काम करना चाहता है, चाहे क्रिम्सन किंग उसे कुछ भी करवाए तो वो करने के लिए एग्रीड है। तो इसमें वो उसके अंडर भी रहेगा और साथ में क्रिम्सन किंग को इवॉल्व करने में भी मदद करेगा। मगर बात करने में वो देर कर देता है और क्रिम्सन किंग उसका सिर उसका धड़ से अलग कर देता है और साथ में ये कहकर कि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर खुद को इवॉल्व करने में मदद कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि तुम्हें मारने पर ज्यादा गुस्सा नहीं आया होगा क्योंकि तुमने खुद अपनी जान को मेरे हवाले जो कर दिया था। उसके कोर को उठाकर वो एंग से कहने लगा कि तुम्हें खुद को स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करना होगा, वो भी फिंड मेमोरी को इनहेरिट कर करके, जिससे तुम्हें भी ताकत मिलेगी और मुझे भी अपने स्लम्बर से दोबारा उठने में एक दूसरा मौका। और एंग की आंख खुलते खुलते वो खुद को अंधेरे में पाता है और इसी बीच हमें एंग की कुछ मेमोरीज के बारे में भी पता चलता है जिसमें वो बैटल फील्ड पर मौत के कगार पर था और एक सोल्जर जो कि उसे माइकिंग बुलाकर ये क्या वो लोग सच में मरने वाले हैं तो एंग उसे दिलासा देता है। हालांकि उसे अच्छी तरह से पता है कि वो मरने के बहुत करीब है। तो एक अजीब सा सिनेरियो जिसमें वो सोल्जर जिसकी आधी खोपड़ी नजर आ रही थी कि किंग हम तो पहले से मर गए हैं, अब ये क्या कह रहे हैं। तो ये देखकर एंग की आंख खुल जाती है। आसपास इंस्पेक्ट करने के बाद वो काफी रिलीफ फील करता है कि वो तो हॉस्पिटल के इन्फर्मरी रूम में है। तो फिर साइड का पर्दा हटाते हुए एंग की टीम एंग पर चेकअप करने के लिए आती है और यूं ही एंग के करीब आकर उसके बालों के कलर का चेंज होने का जब रीजन पूछती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जस्ट उसे इतना दिखाई
दिखाई दे रहा था कि यूही उसके कुछ बहुत ही ज्यादा करीब है, मगर वो इसको भी लेकर काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है कि इन तीनों को कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पर सिर्फ एंग की टीम नहीं बल्कि स्क्वाड्रन लीडर्स भी थे, क्योंकि एंग की ये वाली बात सुनकर कि तीनों सही सलामत हैं, तो इसका मतलब एंग को जरूर कुछ पता है कि उस केव में क्या हुआ था, और इसी की ही पूछताछ करने के लिए वो एंग के उठने का इंतजार कर रहे थे, ताकि एंग से पता चले कि उसने वहाँ पर यानी कि उस केव में क्या क्या विटनेस किया। कैप्टन टैंग को वहाँ पर देख एंग पूछने लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर कैप्टन एली बोली कि टैंग ही तुम चारों को यहाँ पर वापस लेकर आए हैं, तो इतना तो उनका हक बनता है। और अपने निकनेम को दोबारा सुनकर वो भी अपने स्टूडेंट के सामने तो वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और जहाँ तक उसके स्टूडेंट्स की बात है तो वो भी ये नाम सुनकर कुछ बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके हैं। और मजीद लीडर एली एंग के हाथों एक मिरर भी देती है, ताकि वो खुद देख पाए कि यहाँ पर वो तीनों एंग से पूछताछ करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं। जब अपने आप को एंग ने मिरर में देखा तो यूही की बात भी उसे क्लियर हो जाती है कि वो बालों को क्यों हाईलाइट कर रही थी। अगर चाहे वो जितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एक पर बताते चले एक टीम को पास होने के लिए पॉइंट्स की जरूरत होती है, और अभी के लिए एंग की टीम लीडर बोर्ड में सबसे लास्ट पोजीशन पर है, क्योंकि वो 3 दिनों से कोमे में जो था। इस बात से एंग के पैरों तले जमीन घिसक गई कि वो 3 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था। और देखते ही देखते अगली सुबह हमारी टीम तैयार होके बाहर सड़कों पर निकल आती है, जहाँ पर सारे लोगों की नजर हमारी टीम पर थी। और लीडर टैंग हमारी टीम को रूल्स बताता हुआ कि वो आज से उसकी टीम का इंचार्ज है, और उनके साथ अब कुल मिलाकर वो 9 टीम्स का इंचार्ज बन चुका है। तो वो उम्मीद करेंगे कि बाकी टीमों में वो सबसे अच्छे निकले। कैप्टन की इस बात से एंग को कुछ समझ में नहीं आई, और वो मजीद एक्सप्लेन करते हुए कि जैसा कि उनके अलावा 8 टीम्स और भी हैं, तो उनमें पॉइंट्स को लेकर एक कंपटीशन होगा। मंथ के आखिर में जिस टीम के ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो रैंकिंग में जो फर्स्ट और सेकंड टीम आई होगी, तो वो बाकी के स्क्वाड्रन लीडर्स की फर्स्ट और सेकंड टीम के साथ एक कंपटीशन में लड़ेंगी, जिसका प्राइस पूल भी बहुत दमदार होगा। और जो टीम सबसे लास्ट में आएंगी तो उनको शहर की सफाई का काम दिया जाएगा। सफाई की बात सुनकर एंग के लिए ये बात क्लियर भी हो जाती है कि आखिर ये शहर हर वक्त इतना साफ कैसे रहता है। और अब लीडर सेलेक्ट करने की बारी होती है, तो लीडर टैंग रिजल्ट्स के बलबूते पर लियू को ही इस टीम का कैप्टन बनाती है, जिससे स्नो और यूही को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहाँ तक एंग की बात हो रही है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं, और अगर पता होता तो ये जरूर उसे ही कैप्टन बनाते, और यूं ही अपनी टीम को टॉप तक ले जाने की जिम्मेदारी लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मंथ के आखिर तक उनकी टीम सबसे टॉप पर रहेगी। और अब सारे रूल्स बताने के बाद लीडर टैंग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उनके नैनो सूट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो वो उनसे आकर ले जा सकते हैं। मगर उससे पहले उनको ये डिसाइड करना होगा कि वो कौन से मिशन को सबसे पहले लेना चाहते हैं। और जूही लियू मिशन देखने के लिए पीछे मुड़ी तो जूही उसे रोककर कि वो एक जरूरी काम को भूल रही है, जिस पर लियू को काफी शर्मिंदगी हुई, और उसे लगा अभी तो कैप्टन बने सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है, और पहली गलती तो वो इनको कैसे मुंह दिखाएगी। मगर वो गलती से ज्यादा एक मेमोरी थी जिसको वो टाल रही थी, क्योंकि यूही अपनी टीम का एक ग्रुप फोटो लेना चाहती है, जिसके लिए एंग भी मान जाता है, और एक छोटी सी टीम एक होलसम सा ग्रुप फोटो ले लेती है। मगर पीछे दूर खड़े हमारे स्क्वाड्रन लीडर अभी तक उस केव के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक कैप्टन टैंग को इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो खून आखिर किस डीमन का था। और वो अपने बैटल एक्सपीरियंस से इतना तो बता सकता है कि वहाँ पर फाइट ही हुई थी, जिस पर कैप्टन जियोल बोले कि उन्हें लगता है कि इन चारों ने मिलकर उस वन फिंग डीमन को हराया है। तो कैप्टन क्लियर करता हुआ कि 4 नहीं बल्कि 1, जिसका नाम एंग है, तो उस पर कैप्टन को बहुत ज्यादा शक हो रहा है। और जहाँ तक उनकी नोज की सेंस की बात हो रही है, तो सेंसिटिव होने की वजह से वो एंग से एक स्टिंक भी फील कर पा रहे हैं, जो कि खासकर डीमन से निकल कर आती है। कैप्टन एली टैंग को दोबारा ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। जियोल भी एली की बातों के साथ एग्रीड हुआ और कहने लगा कि अभी के लिए वो जस्ट उस पर नजर रख के ये बात कंफर्म करवा सकते हैं। एंड देन सीन दोबारा कट हुआ और एंग की टीम पर गया, जहाँ पर एंग मिशन बोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने इनके नंबर्स क्यों लिखे हुए हैं। तो स्नो ये बात को बताता हुआ कि जितने मिशन का रैंक ज्यादा होता है, तो कंप्लीट करने पर उतना ही पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि ए मिशन के 10 पॉइंट्स, लेकिन उतना ज्यादा ये खतरनाक भी होता है। और जो ही टैंक की बात खत्म हुई तो लियू ने सारे ए लेवल के मिशन उठा लिए, क्योंकि बाकी मिशन लेट होने की वजह से दूसरी टीम्स ने पहले से ही उठा लिए हैं। और जब अगले सीन में पूरी टीम मिशन के लिए निकल आती है, तो नैनो टेक्नोलॉजी को देखकर एंग बड़ा ही इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि पिछले 60 सालों में टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा बदलाव देखकर ये जस्ट इमेजिन करते ही नाइफ आपके हाथों में आ सकती है, तो इससे और बड़ी एडवांटेज एक सोल्जर के लिए क्या हो सकती है। और फिर
फिर एंग की टीम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें दो नोफिन डीमंस दिखते हैं। अब जबकि टीम लीडर लियू है तो वो प्लान को जो कि उन्होंने यहाँ पर आने से पहले बनाया था उसको फॉलो करने का ऑर्डर देकर उन दो नोफिन डीमंस पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। और एंग की टीम को आते हुए वो मॉन्स्टर भी देख लेते हैं और गुर्राना भी शुरू कर देते हैं। और हमारे लियो के पर्सपेक्टिव से उनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों नोफिन डीमंस को हराने में उनको कुछ ही सेकंड्स लगने वाले हैं। सबसे पहले उनकी आई साइड को ब्लॉक करने के लिए स्नो अपने अटैक से आसपास धुआं क्रिएट करता है और अब दोनों साइड से यूही और हमारा एंग अटैक करेंगे, जिनसे वो उनके मसल्स के जॉइंट को काट कर उनको पैरालाइज कर देंगे। और जमीन को टच करने से पहले स्नो दो दमदार पंचेस उनकी जॉ पर डायरेक्ट देगा और आखिर में पूरी तरह से खात्मा करने के लिए लियो आ जाती है, जो कि उन पर अपनी ओवरलोड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके वो दोनों नोफिन डीमंस को उड़ा डालती है। और ये मिशन इतना ज्यादा मुश्किल था कि इसमें उन लोगों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मगर अभी भी दो मिशन और भी बाकी हैं। और जब यूही उनको पढ़ के सुनाती है तो सबसे पहले खुद ही वो डिमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि उनमें से एक इससे भी और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जो कि था डीमंस को जिंदा पकड़ना। टीम को इतना ज्यादा डिमोटिवेट देखकर लियू बोलने लगी कि वो अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पर उन लोगों को कितना टाइम लग गया है और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी थी कि उनकी टीम सबसे लास्ट पर है, मगर अभी इस फर्स्ट मिशन को लेकर वो लोग डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि टॉप तक जाना है और सबको ये साबित करके दिखाना है कि हमारी टीम सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इस स्पीच से हमारी यूई दोबारा से एनर्जेटिक हो जाती है। अगर स्नो की भी बात की जाए तो उसके भी आंखों में शोले दिख रहे थे। और जब स्नो एंग की राय पूछा कि उसे क्या लगता है, तो एंग को इस बात से जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद भी मिशन के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, मगर रियल रीजन तो वो हमें खुद बताता है कि अपनी इस टीम के साथ उसे अपने जवानी के दिन याद आ गए, इसलिए वो थोड़ा और टाइम इकट्ठे स्पेंड करना चाहते हैं। और आखिरकार वो सबसे डिफिकल्ट मिशन जिसके लिए सब लोग माथा पटक रहे थे, तो वो भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहीं पर ही लियू के हाथ में वो गन देखकर एंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ। लियू समझ गई कि इसे इस वेपन के बारे में खक भी पता नहीं, इसलिए वो बताने लगी कि ये वेपन डीमंस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि वो एक अच्छी कंडीशन में वो इन मॉन्स्टर को रिसर्चर के हाथों हवाले कर दे। और ये वेपन भी एंग के नजरों में बहुत दमदार वेपन है, क्योंकि पास में तो इन लोगों को मॉन्स्टर को मार मार के बेहोश करके ले जाना पड़ता था। और कुछ सिनेरियोज में ज्यादा डैमेज होने की वजह से रिसर्चर्स उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होते थे। अब जबकि डीमन को कैप्चर करने का मिशन खत्म हो गया है, तो अब जाने का वक्त भी है, क्योंकि हिलियो सिटी का एक स्ट्रिक्ट रूल भी है कि सनसेट होने से पहले आपको सिटी के अंदर हाजिर होना ही होगा। तो जब यूई बोली कि अब वॉरियर्स अब घर जाने का टाइम है, तो इससे एंग घर के बारे में सोचने लगा कि इस वर्ड को वो काफी टाइम के बाद सुन रहा है। मगर तभी कुछ ऐसा सीन हुआ कि एक बुलेट आई और उन सारे मॉन्स्टर को जिनको एंग की टीम ने पकड़ा हुआ था, तो एक एक करके वो बुलेट उन सब डीमंस को मार डाली। इस सीन से एंग की टीम बहुत ज्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि ऐसी हरकत आखिर कौन कर सकता है। तो इसके पीछे उनके सीनियर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर आने के लिए बहुत ज्यादा उतावले थे, क्योंकि ये टीम बोर्ड पर सारे ए रैंक्स के मिशन ले चुकी थी और वो यहाँ पर इस मिशन को छीनने के लिए आए हैं। और जब एंग ने उनसे मजीद उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछा, तो पता चला कि ये भी लीडर टैंक की एक स्क्वाड है, जो कि एंग की टीम से पहले ही नॉमिनेट हो गई थी। तो इस हिसाब से ये लोग उसके सीनियर हुए और साथ में इनका अपना नाम भी है, जो कि ब्लैक गन्स है। ब्लैक गन्स टीम को एंग की टीम से ये मसला था कि बाकी के जितने भी रूकी टीम्स आई है, तो सबने उनको रिस्पेक्ट पेश की थी और ग्रीटिंग करने के लिए वो पर्सनली भी आए थे। लेकिन इनकी टीम ना अभी भी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं और ना ही ग्रीटिंग करने के लिए आए थे। इसी बात को लेकर वो कंफर्म करने के लिए आए हैं कि क्या ये उनका मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं या फिर वो भूल गए थे। और अब ब्लैक गन्स का लीडर एंग की टीम के लीडर के साथ भी मिलना चाहता है, ताकि उनके साथ बात करके ये बात क्लियर हो जाए कि क्या सच में ये एक गलती थी या फिर जानबूझकर। मगर जहाँ तक लियू की बात है, तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उन्हें ग्रीट करने के बजाय लियू उन पर सीधा अटैक करती है, वो भी उनके लीडर पर, जिसको वो बड़ी स्मूथली तरीके से डॉज करता है। ये हरकत बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आई। मजीद जब लियू अटैक करने लगी, तो पीछे से स्नो और यूही उसे रोकने के लिए आ गए, क्योंकि चाहे ये जितना भी गलत क्यों ना हो, मगर है तो ये उनके सीनियर। तो फिर भी यूही उनसे पूछने लगी सब कुछ तो ठीक था, अगर करो। सिचुएशन हाथ से निकलने लगी और स्नो ने एंग से बोला कि लियू को वो संभाल रहे हैं, तो उसको इस बात को जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए। मगर उन्हें क्या पता था कि एंग को भी लियू से और भी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। जिस लीडर ने लियू की किक को डॉज किया था, एंग की एक जबरदस्त लात उसे खानी पड़ती है, जिससे वो दूर जाके गिर जाता है। यहाँ तक कि उसका मास्क भी गिर चुका था और वो अब अपनी टीम को इनके अगेंस्ट फाइट करने का बोलता है, जो कि सुन लियू भी अपनी टीम को रेडी होने का कही और अगले ही पल दोनों टीम एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही एंग और ब्लैक गन का लीडर आपस में बस टकराने वाले थे, तो बीच में लीडर टैंग आया और बिल्कुल फोर्थ होकागे मिनाटो की तरह दोनों का अटैक एक एक हाथ से रोक
रोक लिया और नारुतो और सास्के की तरह उसे दूर फेंक दिए। ये रेफरेंस कहीं न कहीं तो मिलती जुलती है, इसलिए सोचा नारुतो का ही नाम लेकर तुम लोगों को भी थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करवाऊं। और एंग की फाइट बढ़ाने का रीजन ये था कि वो इन लोगों की स्ट्रेंथ को भी जांचना चाहता था कि आजकल के ये वॉरियर कितने ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। और जब ब्लैक गन के लीडर ने लीडर टैंग को वहाँ पर देखा तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह कंप्लेन करने लगा, जिस पर यूही उसे बच्चा भी बुलाती है। और जब वो मजीद झूठे इल्जामात उन लोगों पर डालने लगा, ये फाइट इनकी टीम ने ही शुरू की थी, तो यहीं पर ही यूही का कैमरा काम आया, जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था कि कैसे ये लोग आए और उन लोगों को बुली करने लगे। और स्नो भी इस बात से बहुत खुश हुआ कि चलो कहीं न कहीं तो ये कैमरा उनके काम ही आ गया। और जब लीडर टैंक के सामने पूरी सिचुएशन ला के उन लोगों ने रख दी, तो वो किसी की भी साइड नहीं लेते। वो जस्ट ये कहकर वो फाइट को भी ना रोकते अगर टाइम गलत ना होता, क्योंकि अभी शाम होने वाली है। और मजीद ये बोलकर कि इन लोगों ने जो किया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि एक सोल्जर होने के नाते आप लोगों को सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा। मगर एक तरफा मार खाने से वो ब्लैक गन को कहने लगा कि तुम लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, ये जूनियर्स के हाथों तुम लोग पिटने वाले थे। जाते जाते ब्लैक गन का लीडर एंग से बोलने लगा, क्या तुम अपना नाम बताओगे? इस पर एंग अपना नाम जब रिवील किया तो वो निकला द ग्रेटेस्ट वॉरियर एंग का एक बहुत बड़ा फैन, जो कि वो ये बात अपने बाकी के टीम मेंबर्स को भी बताता है, और वो भी द ग्रेटेस्ट वॉरियर एंग के फैन थे। मगर जाते जाते वो ये कहकर कि इस मंथ के आखिर में उनकी टीम सबसे लास्ट में होगी और वो उनसे वादा करता है, तो ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। और लीडर टैंग उनसे पंगा ना लेने की उनको सलाह देते हैं, खासकर ब्लैक गन के लीडर से, क्योंकि उसके पास जो वेपन है तो शायद उसकी परफॉर्मेंस शायद इन लोगों को पता नहीं। मगर लियू बोली कि हालांकि वो जूनियर्स हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना किसी के हक में भी नहीं बनता। और फिर जाते जाते लियू एंग से बोलने लगी कि तुम्हारी किक बहुत ही औसम थी। तो वो अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच एंग के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि वो रात को बाहर अकेले आकर कल सुबह के लिए इन लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता है। और जब शाम हुई तो हमें पता चला कि एंग के उस सरप्राइज से क्या मतलब था, जो कि सिर्फ वो रात को ही प्रिपेयर कर सकता है। तो यहाँ पर वो बाहर यानी कि हीलियोस सिटी से बाहर निकलने का ही प्लान बना रहा था, क्योंकि मिशन की डेडलाइन अब तक खत्म नहीं हुई और वो डीमंस को अकेले पकड़कर अपनी टीम को भी सरप्राइज देना चाहता था, और साथ में उस ब्लैक गन के लीडर को भी उसका नीचा दिखाना चाहता था कि वो खुद को जितना शाना समझता है तो इतना वो है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात को देखकर एंग जर्रा भी खुश नहीं है कि यहाँ पर मैन पावर की कमी है, क्योंकि यहाँ गेट पर कोई भी ड्यूटी पर नहीं है, जस्ट एक साइन है और गेट थोड़ा सा खुला है। तो इस बात पर वो ज्यादा देर तक सोचना नहीं चाहता और वो बाहर निकलने का यूं ही ठान लेता है। तो वो साइड खड़ी लियू को देख नहीं पाता, और लियू जब कहने लगी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो जब हैरानी में पूछने लगा कि यहाँ पर उसका इस टाइम आने का क्या मकसद था, तो इसका जवाब वो पहले से जानती है। अगर वो जस्ट इतना बताकर कि उसे पता था कि एंग रात को ही कुछ न कुछ करने का सोच रहा है, तो उसी को ही कंफर्म करवाने के लिए आई है। लियू को यहाँ तक सब कुछ पता है, क्योंकि वो खुद को एक जीनियस मानती है, और ये कारनामा दिखाकर अब ये बात उसके लिए भी कंफर्म हो गई है, क्योंकि उसने एंग को रात में किसी सरप्राइज के बारे में कहते हुए सुन लिया था, और इससे उसे पता लग चुका था कि यहाँ पर एंग रात को किस चीज को पिन आउट करने वाला है। तो एंग मुसीबत में ना पड़े और लियो सुपीरियर्स को उनकी शिकायत ना लगे, तो हमारा एंग बात को घुमाता हुआ कि वो जस्ट यहाँ पर ऐवे ही घूम रहा था। तो ये सुनकर लियो बोलने लगी, वाओ, तुम्हें सुनकर कोई भी तुम पर यकीन कर ले, बहुत खूब। तो उसे आखिरकार ये एडमिट करना पड़ा कि वो कौन सा सरप्राइज उनको देना चाहता है, मगर कि वो एक गलत एक्शन ले रहा था, तो इसलिए वो इंसिस्ट करता है कि सुपीरियर्स तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। वो जब मुड़कर जाने लगा तो पीछे से लियो ने उसे बोला कि मुझे भी साथ में मिला लो, दोनों चलते हैं। और वो ये बात काफी इवल स्माइल के साथ कही। इस पर एंग जब रीजन पूछने लगा कि विलन बनने का क्या मकसद था, तो मेरे साथ बाहर क्या करने का प्लान बना रही हो, वो कंफ्यूज होके बोली, धीरे धीरे तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और फिर इसी बीच गेट के गार्ड्स पर सीन गया, क्योंकि अपने काम से बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। एक को नींद आ रही थी और एक फ्रस्ट्रेशन से खाना खा रहा था। और एंग ने जो बात बोली कि इन लोगों ने गेट आधा छोड़ा है, तो ये बात भी उस गार्ड को समझ में नहीं आती। मगर जो गार्ड खाना खा रहा था, तो गेट खोलने का रीजन उसे पता है कि पास में इसी तरह कुछ लोग रात में भटक गए थे और गेट बंद था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डीमंस, तो वो लोग मारे जा चुके थे, वो भी डीमंस के हाथों, क्योंकि गेट बहुत स्लोली खुल रहा था। तो ये गेट जो कि अभी थोड़ा सा खुला है, तो ये कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए है। मगर जो गार्ड जिसको नींद आ रही थी, तो उसके हाथ में एक मैगजीन देकर, क्योंकि देखकर ही आप समझ गए होंगे और मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, उसे देखकर उसका जिंगालाला हो जाता है। उसका फोकस बढ़ने लगा और ठरकियों की तरह वो दोनों खाने के साथ साथ मैगजीन को भी एंजॉय करने लगे। और जहाँ तक एंग और लियो की बात हो रही है, तो वो गेट से बाहर भी निकल आ चुके थे और सिटी से दूर वो एक ऐसी जगह पर आते
जाते हैं जहाँ पर फोग बहुत ही ज्यादा डेंसर था। अगर यहाँ पर मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं थे तो उनको यहाँ पर लेकर आने का जिम्मा एंग खुद लेता है। अगर जो ही वो लेकर आएगा तो वो लियू से एक्सपेक्ट करता है कि वो पूरे ब्रूट फोर्स से यानी कि पूरा दम लगाकर उनको मार मार के बेहोश कर दे। एंग के कॉन्फिडेंट को देखकर लियू सोचने लगी कि ये इतना काम क्यों है। हालांकि एंग लियू से बहुत वीक भी है। जो ही एंग थिक फोग में गायब हुआ तो लियू को डर लगने लगा और वो चौकन्नी हो जाती है। और फिर अगले ही पल देखते ही देखते एंग एक एक करके मॉन्स्टर को वहाँ पर लाने लगा और दोनों साथ मिलकर अटैक करने लगे। और आखिरकार जो मिशन पहले टीम में कंप्लीट कर पाए थे तो वो सिर्फ दोनों मिलकर ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर पूरी तरह से अब मिशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इन मॉन्स्टर को वहाँ पर ले जाना भी है यानी कि सिटी। मगर एंग लियू को इन मॉन्स्टर को यहाँ पर छोड़ने का बोलता है, जिस पर जब वो रीजन पूछी तो एंग कहने लगा कि नोफिन डीमंस इतने इंटेलिजेंट तो नहीं कि वो अपनी काइंड को बचाने के लिए यहाँ पर आए और वो सिटी वॉल्स के करीब आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे तो वो कल सुबह आराम से यहाँ पर आकर इन लोगों को ले जा सकते हैं। और इतनी इन्फो एंग को कैसे पता? जब लियू ये सवाल पूछी तो एंग को पता चल चुका था कि वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल चुका है। मगर जब वो बहाना मारने लगा तो पीछे से एक खौफनाक आवाज उन लोगों को सुनने को मिली। तो वो बदबू इस बंदे से आ रही थी। मैं भी सोचूं इतना स्ट्रॉन्गर डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अगर यहाँ पर तुमसे बदबू आ रही है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? वो दो वन फीट डीमन थे, एक अर्थ टाइप और एक वाटर टाइप, जिन्हें देख एंग समझ गया कि यहाँ पर उनके लगने वाले हैं और वो टिक नहीं पाएंगे और वो मर सकते हैं। मगर तभी हिलियो सिटी की डिफेंस अलार्म बजने लगा और सबसे पहले तीनों स्क्वाड्रन लीडर ही आते हैं। वो सेंस करके लाइट उन दोनों फीट डीमंस पर लगाते हैं। इसके बाद लीडर जियोल डिफेंस अटैक को उन दोनों वन फीट डीमंस पर करने का बोलता है। मगर किस्मत से लीडर टैंक वहाँ पर उन वन फीट डीमंस के अलावा भी दो और लोगों को पाता है, जिस पर वो दूर से ही समझ जाता है कि वो दोनों आखिर कौन हो सकते हैं। तो उनके मुंह से गुस्से से यहाँ तक गाली भी निकल जाती है क्योंकि ये हरकत वो इन लोगों की माफ नहीं करेंगे। तो लीडर एली कहने लगी कि ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में लीडर जियोल बोला कि उन दोनों के अलावा भी जमीन पर कुछ और चीजें पड़ी हुई है और रोशनी की मदद से जब वो उन डीमंस को देख लेते हैं तो लीडर टैंक समझ जाते हैं। और सारी बात बताने के बाद लीडर जियोल बोले कि इसमें हम इन दोनों को दोष नहीं दे सकते, जवानी के दिन कुछ ऐसे ही होते हैं। मगर अगर लीडर टैंक की बात की जाए तो वो गुस्से से बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो बड़ी स्पीड के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे, जो कि देख लीडर एली भी उनका पीछा करने लगी और यहाँ का कमांड लीडर जियोल के हवाले छोड़ दिया। तो फिर बाद में पता चला कि सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर को नहीं बल्कि डीमंस को भी पता है कि वो लोग उनके बारे में जानते हैं और यहीं पर ही आ रहे हैं। वो इस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। एंग लियू को अपने पीछे खड़ा होने का कहता है और इन दोनों का बिहेवियर देखकर उसे वो वुड टाइप डीमन की याद आई कि वो भी इसी तरह बिहेव कर रहा था और उसका टारगेट मैं ही था। अगर तभी लियो सामने आई और कहने लगी कि नहीं, दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो ये देख दोनों डीमन नीचे आए मगर एक लैंड करता है और दूसरा अर्थ टाइप जो होता है वो उनकी आंखों के सामने गायब होकर पीछे आ जाता है। स्पीड इतनी तेज थी कि वो दोनों देख ही नहीं पाए और वो उसके पीछे भी आ चुका था। वो पहले यूजलेस वन को मारना चाहता है जो कि उसके पर्सपेक्टिव से लियो ही है। एंग ने लियो की मदद करना चाही लेकिन अटैक तब तक वो लैंड कर चुका था। मगर सरप्राइजिंगली लियो के रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे थे कि वो उस अटैक को टाइम पर डोज कर पाई। डीमन भी उसके रिफ्लेक्सेस को देखकर तारीफ कर रहा था कि तभी वो उस पर काउंटर अटैक करती है मगर वो बीच में ही रुक जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसकी बॉडी को जगड़ लिया है। और बिल्कुल वैसा ही होता है क्योंकि वाटर टाइप डीमन ने पानी की स्ट्रिंग्स बनाई हुई थी, जिससे वो बाद में लियो को पूरी तरह से जगड़ लेता है। जो कि देख एंग लियो के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुआ लेकिन वो खुद के बारे में भूल गया कि वो फाइट के बीच में था और डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो डीमन उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। अटैक के डॉज करने का कोई चांस नहीं था मगर एंग की मदद के लिए वहाँ पर लीडर टैंक आ जाते हैं जो कि दे मार एक दमदार सबलो उस अर्थ टाइप डीमन को देते हैं, जिससे वो दूर घिसकता चला जाता है। लीडर एली आसपास इंस्पेक्ट करके दोनों के कोर के बारे में बताती है कि एक वाटर टाइप है और एक अर्थ टाइप का। मगर हैरानी तो तब उसे हुई जब उसने ये देखा कि लीडर टैंक ने जिस डीमन को पंच दिया था तो होना तो चाहिए था कि वो चकनाचूर होके मर जाता, अगर वो भी चालाक निकला और उसने अपने हेड को अपनी पावर की मदद से कवर कर लिया था। और वो भी कहने लगा अगर मेरी पावर मेरे साथ ना होती तो मेरा सर चकनाचूर हो जाता और यहीं पर ही ये वॉरियर मुझे मौत के घाट उतार देता। और जब सीन पीछे दूर हमारे जियोल पर पड़ा तो वो प्रिकॉशन के लिए डिफेंस के वेपन को एक्टिव रखता है ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर ये फील्ड डीमंस अंदर आ जाते हैं तो वो उनके लिए तैयार रहे। मगर स्क्वाड्रन लीडर अभी एक मुश्किल का सामना कर रहे थे कि तभी एक दूसरी बुरी खबर आती है जिसमें लीडर जियोल को पता चलता है कि एक डेमोनिक वेव आ रही है, वो भी इतनी बड़ी कि अगर टाइम पर कुछ नहीं कर पाया तो पूरी की पूरी सिटी ही इनके हाथों
तो तबाह हो जाएगी। जो कि देख लीडर ज्यूल ने अलार्म बजाया और सारे सोल्जर एक एक करके इमरजेंसी अलार्म को सुनकर बाहर आने लगे और सिटी से दूर स्क्वाड्रन लीडर भी अलार्म की आवाज सुन के जब इस पूरी स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि यहाँ पर वो फिend डीमन के साथ लड़ रहे हैं, मगर अगली ओर उनसे दूर कहीं साइड पर डेमोनिक वेव आ गई, तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये डेमोनिक वेव और ये सारा का सारा प्लान इन दोनों ने ही बनाया था। क्योंकि देखकर कि अगर वो यहाँ पर रुकते हैं वो भी उनकी जान बचाने के लिए, तो सिटी खतरे में पड़ सकती है। तो वो उन तीनों को उनकी टेंशन न लेने का कहकर जाने का बोलती है, मगर वाटर टाइप डीमन अपनी पावर की मदद से उसकी ये जुबान जो कि इस सिचुएशन में होकर कैंची की तरह चल रही थी, तो वो बंद करवाता है। मगर लीडर टैंक को ये बात हजम नहीं हुई और वो सबको अपने साथ लेकर जाने का ठान लेकर डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अर्थ टाइप डीमन उन तीनों पर अटैक कर देता है, मगर अटैक पैटर्न को देखकर एंग समझ चुका था कि अर्थ टाइप डीमन उस पर अटैक नहीं किया बल्कि बाकी स्क्वाड्रन लीडर्स पर किया है। और इस बात को एंग के अलावा लीडर टैंक भी समझ जाते हैं कि अटैक सिर्फ उन दोनों पर हुआ और एंग को डीमन ने जाने दिया। मगर ऐसा क्यों? तो तब तक वो कुछ कर पाए और समझ पाए। तो वाटर टाइप डीमन कहता है, हाँ तुम्हारा ही इंतजार था, तुम इधर आओ। ये बोलकर वो लियो को अपने साथ जंगल के अंधेरों में ले जाता है। जो कि देख एकदम से एंग रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर ये इनका प्लान है और अगर वो चला भी जाता है तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यही सेम बात लीडर टैंक भी पीछे से कहते हैं, मगर अगर यहाँ पर वो लियो की मदद नहीं करेगा तो वो उसको मुंह कैसे दिखाएगा। आज की जो गलतियाँ एंग ने की थी तो वो आज प्रेजेंट में नहीं दोहराना चाहता। और अगर वो इस बैटल में मारा भी जाता है, मगर वो बुजदिलों की तरह इस बैटल ग्राउंड में पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहता और वो लियो की मदद करने के लिए वाटर टाइप डीमन का पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वाटर टाइप डीमन एक जगह पर रुक चुका था और लियो को जमीन पर रखकर वो उससे गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता है। मगर जब उसे पता चला कि उसकी पावर अब तक उसके मुंह को बंद कर रखी है, तो जो ही उसने अपनी पावर को हटाया तो लियो कहने लगी कि मैं नहीं बल्कि मैं तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। जो कि सुन डीमन कहने लगा कि शायद उसे पता नहीं कि वो किस सिचुएशन में है। मगर लियो ने अपने ओनर की बात की और वो कहने लगी कि दुश्मन के सामने सर झुकाने से अच्छा कि उसे मार ही डालो, मगर दोनों मरोगे। एकदम से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन हुए और एंग ने उस डीमन पर अटैक कर दिया। मगर डीमन की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पहले से ही एंग के अटैक को आती हुई जान जोखिम में डाली है। और फाइट की ओर देखकर लियो भी समझ गई कि एंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और उसके मरने के बाद लियो की बारी होगी। अगर वो खुद को कैसे छुड़ाए, तो तभी वो जमीन पर एक डेंट को देखती है जो उसको छुड़ाने में मदद कर सकती है। फाइट करते करते वो डीमन आखिरकार एक फिजिकल अटैक एंग पर लैंड करता है, जो कि एंग के लिए एक मौका था। जो ही वो उसका काउंटर देने लगा, वो दोबारा से खुद को पानी बनाकर उसके अटैक के लैंड करने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। और एंग को इतना वीक देखकर वो डीमन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि केव में क्या हुआ है। और वो जब ये सारी बात एंग को बताने लगा तो कुछ भी उसके पल्लू नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी मेमोरीज ब्लर थी। अगर डीमन को लगा कि वो केव में वन फिend डीमन को मारकर एटीट्यूड दिखा रहा है, वो अपनी पावर की मदद से उसके दोनों हाथों को तोड़ मरोड़ देता है। और उसको घूसा देने से पहले वो डीमन बोला कि तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है। तो वो एक जोरदार पंच उसके सीधा पेट में दिया, जिससे एंग दूर पीछे घिसकता ही गया। मगर उस डीमन को अभी भी एक बात को लेकर क्यूरियोसिटी हो रही थी कि एंग की बॉडी से उसको डीमन की बदबू क्यों आ रही है। वो उसका सीक्रेट जानना चाहता है, मगर एंग के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। और लियो जो कि अब तक अपने हाथों को छुड़ाने में लगी थी, उससे एंग की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मगर डीमंस में सब्र की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वो एंग को खाने का सोच लेता है। वो जवाब तो नहीं दे रहा, मगर खुद को इवॉल्व करने में वो एंग की मदद ले सकता है। वो भी उसको खाकर और खाने के लिए जैसे ही उस डीमन ने हाथ बढ़ाया तो पीछे से लियो का चाकू उसके गर्दन के बहुत करीब था। मगर वो भी अपने रिफ्लेक्सेस के लिए माना जाता है, तो वो उस वाइटल अटैक को भी डोज कर लेता है। मगर लियो नहीं रुक रही थी, उसने कुछ अटैक्स करके डीमन को एंग से दूर किया। और वो डीमन लियो को इस तरह आजाद देखकर उसकी तारीफ करने लगा कि वो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक यूजलेस पर्सन भी इतनी हिम्मत दिखा सकता है। और एंग लियो को आजाद देखकर थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील करा, लेकिन अब वो डीमन के साथ फाइट करने के लिए रेडी है, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और लियो डीमन से कहने लगी कि अगर वो उसके कॉमरेड को मारना चाहता है तो पहले उसके कैप्टन को मारना होगा। उसकी इस विश को पूरा करने के लिए वो डीमन मान जाता है और वो अपने एट्रीब्यूट का शेप चेंज कर उसको सुइयों की शेप देता है, वो भी काफी तेज धाड़ वाली, जिसको एक एक करके अब लियो को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि वो डॉज तो नहीं कर सकती क्योंकि पीछे उसके एंग है। जब अटैक स्टार्ट हुआ तो लियो खुद को बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में पाई। एंग ने उसे भाग जाने का बोला, लेकिन अगर वो हटी तो एंग मर सकता है। मगर यहाँ पर सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि डीमन पीछे से भी अटैक करने का प्लान बना चुका था। वो पीछे से लियो को टारगेट करा और लियो इस जाल में
में फंस गई। वो पानी की मदद से उसको अपने पास लाया और उसे पकड़कर उससे कहने लगा, तुम्हें मरने का शौक है ना, तो इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें ह्यूमिलिएट करके, ताकि तुम्हें ये लगे कि सोल्जर के नाम पर तुम एक धब्बा हो, तो तब जाके तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हारी खूब में चीखे भी निकालने वाला हूँ। ये मंजर दोबारा देखकर एंग को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके नजरिए से अब तक कुछ नहीं बदला। वो रीइंकार्नेट होकर दोबारा तो आया है, लेकिन हिस्ट्री दोबारा खुद को रिपीट कर रही है। वो अपने आंखों के सामने अपनी टीममेट को अब मरता हुआ देखेगा, और एटलीस्ट इतना तो उसके साथ ना हो कि अगर उसे मरना ही था तो अकेले वो एक्सेप्ट कर लेता, मगर उससे पहले वो अपनी टीममेट को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे तो ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बोलकर डेमोनिक एनर्जी एंग की बॉडी से बड़े ही जोर शोर से निकलने लगी, जो कि फील करके डीमन के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर हवा के झोंके की तरह एंग आया और लियो को उसके हाथों से ही छुड़ाकर अपने साथ दूर ले गया, और डीमन समझ ही नहीं पाया कि उसके हाथों से ये उस लड़की को कैसे ले गया। और जब लियो की आंखें खुलती हैं और वो एंग को अपने सामने पाता है, वो एंग से बड़ा ही अजीब सवाल कर बैठी कि क्या वो एंग ही है या नहीं। जो कि सुन एंग उसे रेस्ट करने का बोलता है, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम लीडर होने के नाते उसने काफी अच्छा रोल निभाया है। और अब उस डीमन की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, क्योंकि एंग की बॉडी से अब डेमोनिक एनर्जी निकल भी रही थी। डीमन इसका रीजन पूछा, लेकिन एंग को इसका जवाब पता नहीं था, मगर उसे जस्ट इतना फील हो रहा था कि एक एनर्जी उसकी बॉडी में काफी जोर और शोर से बढ़ रही है, और उसे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी उसकी बॉडी को फाड़ के रख देगी। और देखते ही देखते एंग का कोर एकदम से चेंज हो गया और वो ट्रांसफॉर्म भी होने लगा। मगर हैरानी की बात तो तब होती है कि जब वो फिend डीमन एंग के कोर की ओर देखता है, तो उस सिंबल को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसके हिसाब से ये कोर तो सिर्फ किंग फिend के साथ ही होना चाहिए, लेकिन ये इंसान के साथ क्या कर रहा है। एंग उसको जवाब से देने से रहा कि तभी हम एंग के वन फिend डीमन फॉर्म को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा था। मगर इसी बीच सीन शिफ्ट हुआ और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब हम लीडर टैंग और लीडर एली को उस वन फिend डीमन के साथ लड़ते हुए देखते हैं, तो एंग के डेमोनिक प्रेशर को वो अर्थ टाइप डीमन यहाँ तक फील कर पा रहा था। वो एक सेकंड के लिए अपना गार्ड डाउन कर देता है, जिससे लीडर टैंग को मौका मिला और वो एक दमदार ब्लो उसे दे देता है। जोर का घूसा खाने से वो डीमन कुछ देर के लिए वहीं पर ही स्टिल खड़ा रहा। तो इसी मौके का फायदा उठाकर लीडर एली भी आ गई और वो भी अपना अटैक उसे दे मारी, जिससे वो डीमन पीछे दूर जाके गिर गया। मगर इस अटैक से वो मरने वाला थोड़ी था कि लीडर टैंग और लीडर एली दोनों एक साथ आगे बढ़े और दोनों ने अपने रेड टाइप कोर की मदद से एक पावरफुल ब्लो एक साथ ही लैंड कर दिया, जिससे एनर्जी की एक बीम निकली और बाद में लीडर एली आई और उसे हवा में एक लात देकर उछाल दिया। अब उस डीमन का कोर भी नजर आ रहा था और वो मरने के बहुत करीब था, और डीमन भी इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लेता है। मगर इन इंसानों के हाथों से मरने से अच्छा वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ठान लिया, और जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगा तो एक स्पेयर आता है, वो भी बड़ी दूर से, और उसको खुद को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही उसे मार डाला। मगर वो स्पेयर सिटी के डिफेंस फोर्स की तरफ से आया था, और जब सिटी हिलियोस की ओर सीन गया तो वहाँ पर लीडर जियोल बड़े ही डेस्परेट सिचुएशन में खुद को पाया, और जब उसे ये समझ में आया कि यहाँ पर वो अकेले इन लोगों को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो जोर से टैंग को और लीडर एली को हिलियोस सिटी पर वापस आने का कहा। मगर लीडर टैंग वापस नहीं आना चाहते थे, क्योंकि एंग और लियो अब तक जंगल में है। मगर प्रैक्टिकली इस पूरे सिचुएशन को जब लीडर एली समझाई कि उन लोगों की गलती की वजह से अब पूरा सिटी तबाह हो सकता है, अब तुम्हें या स्टूडेंट्स को या फिर पूरे हिलियोस सिटी को चूज करना पड़ेगा। लीडर टैंग के साथ और कोई चारा नहीं बचा और वो सिटी की ओर वापस बढ़ने लगा, और पीछे दूर जंगल में वो डीमन अब तक जिसके पैरों तले जमीन घिसक गई थी कि एक इंसान से वन फिend का कोर कैसे निकल आया, और ऊपर से जो कोर इसके साथ है, तो उसके सिंबल्स को देखकर वो तो एकदम हैरान रह गया था, और उसे यहाँ तक ये भी समझ में आ चुका था कि अब एंग को हराना उसके बस में नहीं। और जहाँ तक हमारे एंग की बात हो रही है, तो उसे अपने कोर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे यहाँ तक बस ये बात समझ में आ रही थी कि डेमोनिक पावर और रीइंकार्नेशन का मकसद सिर्फ यही था कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इंसानियत को इन डीमन से बचाए। मगर लियो की हालत अब तक बहुत खराब थी, तो उसकी मदद करने के लिए एंग ने अपने वुड टाइप डेमोनिक पावर की मदद से लियो को हील करना शुरू कर दिया, और अपने डेमोनिक फॉर्म में आकर वो उस केव की पूरी मेमोरीज को रिकॉल करने लगा, जो कि उस वन फिend डीमन के साथ हुआ था, जिसकी पावर अब एंग इस्तेमाल कर रहा है। और एंग की हीलिंग टाइप एबिलिटी को देखकर वो डीमन समझ गया कि ये यहाँ पर वुड टाइप की पावर को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब ये वुड टाइप डीमन बन चुका है। मगर वो इतने टेरिफाइंग कैसे हो सकते हैं? तो उस वाटर टाइप डीमन को इतना टेरिफाइंग स्टेट में देखकर एंग अब हंसने लगा और वो बोला, तुम्हें इस स्टेट में देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और तुम्हें एब्जॉर्ब करने पर मुझे लगता है कि वाटर टाइप पावर भी मेरे पास आ जाएगी। तो चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी क्या मुझे रोक पाएगी या फिर नहीं। एंग
उससे ये जानने के बाद कि वो डीमन को एब्जॉर्ब करके उनकी पावर को अपना बना सकता है, तो डीमन इस बात से बहुत ज्यादा डरने लगा। और एंग ये देखकर उसे अच्छी तरह से याद है कि पास में जब वो एक वॉरियर हुआ करता था तो उसके प्रेशर से डीमंस डरते तो थे, लेकिन इस तरह का डर वो पहली बार देख रहा है, वो भी किसी डीमन के सामने खड़े होकर। और मजीद उसे डराने के लिए वो बड़ी ही तेजी से उस डीमन के बहुत करीब आया और उससे बोला, मारो ना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि तुम मेरा कुछ उखाड़ भी सकते हो या नहीं। जिससे डीमन को गुस्सा आया और उसने अपने वाटर को मैनिपुलेट करके एक वेपन की तरह दोबारा इस्तेमाल किया, जिसको बड़ी ही आसानी से एंग डॉज कर लेता है। और उसकी टेक्निक को देखकर उसके मेमोरी में रिकॉल होता है कि वुड टाइप भी अपने एट्रीब्यूट को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो जमीन से कुछ जड़ें निकली और उसने उस डीमन को जकड़ लिया, वो भी बड़े सख्त तरीके से। जिसके बाद वो दर्द से चिल्लाने लगा और उसे जब रास्ता ना मिला वो भी खुद को बाहर निकालने का, तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का सोचा, जिसमें उसने अपनी बॉडी को पूरे वाटर में चेंज करके एंग के शिकंजे से खुद को छुड़ाया और उसकी ओर बढ़कर अब एंग पर एक एक अटैक करने लगा। हमारा एंग बस ब्लॉक ही करता जा रहा था और कुछ सीन्स में तो वो मार भी खा रहा था, जो कि देख ऐसा लगता है कि वाटर टाइप डीमन अभी भी वुड टाइप डीमन से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये देखकर वो डीमन काफी खुशी से झूम रहा था। मगर तभी हम एंग को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जो कि वाकई में एक विलन ही करता है। लास्ट अटैक खाने के बाद उससे हमें ये पता चलता है कि वो तो जस्ट जानबूझकर इससे मार खा रहा था ताकि उसे पता चले कि डेमोनिक फॉर्म में वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मगर अभी भी उसे अपनी इस पावर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, मगर सिर्फ सोचकर ही वो अपना क्रश्ड आर्म दोबारा रिजेनरेट कर लेता है, जो कि देख डीमन बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि एंग डेमोनिक पावर को बड़ी ही जल्दी सीख रहा है। जो कि बाद में वो ये डीमन को भी बताता है कि वो द ग्रेट वॉरियर रह चुका है, तो चीजों को जल्दी सीखना तो बनता ही है। और अब इसको धोने की बारी है, तो वो बड़ी स्पीड से उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर साथ में वो अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके भी अपनी स्पीड को दुगना करता है। और पलक झपकाते ही वो डीमन के पास से बहुत बोर हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। उसने अपनी उंगलियां उसके सिर में धंसाई और अपनी पावर उसमें इंसर्ट करने लगा, जैसे वाटर टाइप डीमन की बॉडी फूलने लगी और वो फूलते फूलते फट गया। मगर वो था तो एक वाटर टाइप का, तो फटने से उसका कुछ नहीं हुआ और वो स्नीक अटैक करने लगा, जिस पर एंग ने ये पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था। और अब जड़ों को एक स्पीयर की तरह इस्तेमाल करके उसके बॉडी के आर पार कर देता है और साथ में अपनी पावर की मदद से वो उसका कोर उससे छीन लिया, जिसके बारे में वो डीमन कुछ ना कर पाया। एंग बिल्कुल एक डीमन बन चुका था और जो थॉट्स डीमोनिक उसके दिमाग में चल रहे थे, तो इससे वो उसके कोर को खाता ही गया और उसका मजाक बनाता ही गया। तो वाटर टाइप डीमन की पावर को अपने लिए एब्जॉर्ब करने के बाद एंड में हम बदलाव पाते हैं। उसका काबू खुद से हट चुका था और वो लियो को मारना चाहता था। वाटर टाइप की पावर में जब वो लियो के करीब आया, तो उसके माइंड में लियो को मारने के ख्यालात चल रहे थे, जो कि उसके नहीं बल्कि जो डीमन उसके अंदर रह रहा था क्रिम्सन किंग, तो वो अपनी विल से लियो को एंग के हाथों मरवाना चाहता था, जिसमें एंग बुरी तरह से फंस भी जाता है। मगर उसका अटैक लियो पर लैंड करने से पहले ही वो खुद को रोक देता है, वो भी काफी ब्रूटल तरीके से। मगर क्रिम्सन किंग ये देखकर कि ये उसकी विल को रेजिस्ट कर सकता है, तो उसने अपने लिए बहुत ही अच्छा ककून चूज करा है। जिसके बाद ये सीन कट होकर डेमोनिक वेव पर जाता है, यहाँ पर अभी तक वेव रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसी वेव के बीच हम स्नो और यूही को फाइट करते हुए देखते हैं। और इसी बीच स्नो को एंग और लियो की याद आती है कि वो दोनों कहाँ पर हैं, जिस पर लियो से पता लगने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सुनने को आया है कि दो वॉरियर्स बॉर्डर से बाहर गए थे और दो वन फीट डीमन ने उनको घेर लिया। तो इस तरह की रेकलेसनेस और कोई तो नहीं बल्कि एंग और लियो दोनों मिलकर कर सकते हैं। इस बात से स्नो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, मगर यूही उसे डेमोनिक वेव पर फोकस करने का कहकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से मना करती है। और फिर इसी बीच हमारा सीन तीनों स्क्वाड्रन लीडर पर पड़ता है, जहाँ पर लीडर टैंग और लीडर एली साथ मिलकर डेमोनिक वेव को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर जियोल के भी आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और इससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये वेव विदाउट किसी कमांडर के एमलेसली अटैक कर रहे हैं। जिस पर जियोल के साथ एक आइडिया होता है, वो पहले तो दोनों स्क्वाड्रन लीडर के कोर की करंट कंडीशन के बारे में पूछे कि बाद में कोई डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े। तो वो अपने थॉट्स जब बाकी स्क्वाड्रन लीडर के साथ शेयर किया, तो उन दोनों को समझ में आ गई, हालांकि पूरे डीमन वेव के साथ कोई भी दिमाग या फिर कोई लीडर नहीं, मगर इन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि मरने का डर आखिर किसे कहते हैं। तो इन लोगों को रोकने का यही तरीका है कि अपनी कोर की ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल को यूज करके इन लोगों को डराना है कि खुद ब खुद ये लोग अटैक करना रोक दे। जो कि सुन वो दोनों स्क्वाड्रन लीडर अब वैसा ही करने लगते हैं। वो ऊपर आसमान में चले थे, पीछे नहीं हटना चाहते और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी ब्लू कोर की मदद से एक साथ ही में बहुत सारे डीमंस को मार डालता है। हालांकि रेड कोर एक्सप्लोसिव के लिए इस्तेमाल होता
होता है और काफी दमदार भी है, मगर ब्लू कोर को भी वो कम आंकने नहीं दे सकता। बाकी के सोल्जर्स भी अपने तीनों स्क्वाड्रन लीडर की फाइट को देखकर बड़े ही मोटिवेट हुए, मगर जहाँ तक स्नो की बात हो रही थी तो उसको बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे थे। वो भी वन फील्ड कोर की पावर को देखकर अब उससे सब्र नहीं हो रहा था कि वो कब इन तीनों की तरह बैटल ग्राउंड में इस तरह रूल करेगा। और इतने 3 दमदार अटैक करने के बाद जियोल बाकी दोनों स्क्वाड्रन लीडर से बोला, हालांकि रेड कोर एक्सप्लोसिव के लिए इस्तेमाल होता है, मगर मुझे ये मत कहना कि तुम दोनों थक चुके हो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे मनोरंजन की बात नहीं। और ध्यान रखकर कि ब्लू कोर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं हारना। तो इतने टेंस फाइट में मजाक सुनकर वो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर एक डेमोनिक वेव भी थी और उनका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर पहुँच जाता है। और जो भी जियोल का मकसद था तो वो इस दमदार से एक्टिंग करने के बाद वो हासिल भी कर लेता है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करने का सिर्फ यही तरीका वो सोच सकते थे और इससे काम बन भी जाती है। तो जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए और अपने स्क्वाड्रन लीडर्स के लिए चीयर अप भी करने लगे, जो कि देख लीडर जियोल बोला कि अब इन लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। पर अचानक से उसे एक ऐसी ऑरा फील हुई जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस टेरिफाइंग ऑरा को फील करके लीडर जियोल बोला कि आखिर ये कौन सा फील्ड डीमन यहाँ पर आ रहा है। और उन्हें लग रहा था कि एक फील्ड डीमन उन तीनों से लड़ने के लिए आया है, मगर जब धूल हटी और उन लोगों ने एंग को देखा तो सामने से तो एंग आ रहा था, मगर उसकी इतनी टेरिफाइंग ऑरा को ये तीनों भी फील करके तो कन्ने हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ टाइम के लिए अपना गार्ड डाउन करेंगे तो एंग उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। मगर लीडर एली से रहा नहीं गया और वो कहने लगी कि एंग और लियो को उन तीनों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करना होगा। मगर साथ में उसे एक सवाल ये भी तंग कर रहा था कि उस वाटर टाइप वन फील्ड डीमन का क्या हुआ, ये दोनों यहाँ पर सही सलामत कैसे हैं। तो रही बात लीडर जियोल की, वो अब तक एंग के प्रेशर से खुद को संभाल नहीं पा रहा था कि तभी वो बात को बदलने के लिए बोला कि डीमंस की टेरिफाइंग पावर से एंग को क्या डर नहीं लगता, क्योंकि ये तो ऐसे आ रहा है जैसे कि आसपास इसके कोई सपोर्टर खड़े हो, वो पलक झपकते ही मर सकते हैं। तो जो ही लीडर जियोल ये बोले, वो सारे डीमंस अब एंग पर एक साथ हमला करने लगे। और अगर अब स्क्वाड्रन लीडर देर करते हैं तो एंग और लियू उनके आंखों के सामने अपनी जान खो बैठ सकते हैं। इसलिए मदद करने के लिए वो तीनों एक साथ आगे बढ़े, मगर तब तक देर हो चुकी थी और वो डीमन के लपेटे में जूहे आने वाले थे। तो एंग बड़ी ही गुस्से की नजरों से उन डीमन वेव की ओर देखा और वो बोला, मैं कहता हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। डेमोनिक वेव कुछ सेकंड्स के लिए एकदम फ्रीज हुई और वो सारे डीमन घुटने टेक देते हैं और इतने थड़-थड़ कांपने लगते हैं कि एंग के ऑरा के सामने वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो रिट्रीट करने लगे। क्योंकि ऊपर से फ्यूचर जनरेशन ये देखकर बड़ी ही खुश हुई और उन लोगों को लग रहा था कि तीनों की पावर को मिलाकर ये डेमोनिक वेव डर के भाग रही है, मगर ये सच नहीं था, क्योंकि जिस लोगों को वो हीरो ठहरा रहे थे वो खुद ही इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ये उनकी वजह से हुआ या फिर एंग की वजह से। और लीडर टैंक अपनी ओवर थिंकिंग को रोक नहीं पा रहा था और उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ रही थी कि यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि वो उस बंदे को जानता है जिसकी बॉडी के वो अंदर है, मगर वो उसे नहीं जानता। इतने दुख की बात हुई तो वो बताने लगा कि वो हाफ सेंचुरी पहले उसके साथ मिल चुका है, तो इतना तो उसे अब याद आ जाना चाहिए। ये वर्ड सुनकर उसे याद आया कि ये वन ऑफ द 8 फील्ड डीमन में से हो सकता है। क्रिम्सन किंग बोला कि तीर सीधा निशाने पर लगा है और अब मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा और अपने प्लान्स के बारे में वो तो आगे आने वाले वक्तों में तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी और एंग उसको चुनने का रीजन पूछा, जिस पर क्रिम्सन किंग बहुत परेशान हुआ, मगर वो उसके पीछे आकर एंग को बोलने लगा कि ये जो तुम्हारी बॉडी है तो ये अब मेरी भी है, तुम्हें खुद को इवॉल्व करना होगा और तुम्हें चुनने का राज और मेरे आगे के प्लान एक ही बॉडी में होने की वजह से तुम्हें आगे खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस वीक बॉडी को इवॉल्व करना होगा और बिल्कुल एक परफेक्ट बीइंग की तरह, जो कि मैं हूँ तुम्हारे सामने जो खड़ा है, तो उस लेवल पर आने के बाद तुम्हें सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ तक कि ये भी कि उसके अलावा भी और कितने फील्ड डीमंस हैं जिनके बारे में आज तक इंसानों को पता नहीं चला। ह्यूमंस को इस तरह अंडर एस्टिमेट करता हुआ एंग देखकर बड़ा ही गुस्सा हुआ। अपनी कॉन्शियसनेस में वो उस क्रिम्सन किंग पर अटैक करने लगा, मगर शायद वो भूल चुका है कि वो बेहोश है और अपनी सोच में है, न कि वो इन IRL उसके साथ बात कर रहा था। वो गिरेबान से क्रिम्सन किंग को पकड़ना चाहता था, मगर उसके हाथ किसी और के गिरेबान को पकड़ लेते हैं। और एंग साले की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो गिरेबान लियू का था और वो अंदर सफेद रंग के संतरे भी देख लेता है, जो कि देखकर सीधा उसका डोपामीन रिलीज होने लगा और उसकी शक्ल बिल्कुल बंदर की तरह बन गई। मगर हमेशा की तरह इस गलती में लड़की सुनती रही और वो लड़के का कीमा बना देती है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और हालांकि गार्ड्स एंग को जान से मारने का प्लान तक भी बना लेते हैं, तो उसकी मदद करने के लिए पीछे से लियू के फादर आ जाते हैं, जिन्हें देख सारे सर्वेंट उन्हें ग्रीट करने लगे। और एंग एक सर्वेंट के पैरों के बीच में से ही लियू के फादर यानी कि इस सेक्ट के लीडर को देखते हैं। वो मानो बस उसे देखता ही गया और आखिर में उठकर अपनी ग्रीटिंग सेक्ट के लीडर को पेश करता है, जिस पर सेक्ट लीडर बहुत एम्बेरस हुए और वो बोले कि होना तो चाहिए था कि वो एंग का शुक्रिया अदा करे, ना कि एंग, क्योंकि उसने करेजियस होकर उसकी बेटी की जान बचाई है। बाकी जितने भी लोग तीनों
स्क्वाड्रन लीडर के साथ आए थे तो सेक्ट मास्टर से उन लोगों को इजाजत मिलती है कि वो डोजो को किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेस्क्यू मिशन के बैंक्वेट के इंतजार करने के लिए वो जूडो में आराम कर सकते हैं। सेक्ट लीडर से पर्सनल इजाजत मिलने पर तीनों स्क्वाड्रन लीडर उनको थैंक यू बोले, जिस पर सेक्ट लीडर बोलने लगा वो तीनों स्क्वाड्रन लीडर्स को उनके बचपन से जानता है और वो यहाँ पर आते रहते हैं, तो इस तरह की फॉर्मेलिटी को वो टाल देने का कहते हैं। सेक्ट लीडर मजीद एंग से कुछ पूछताछ करने के लिए कुछ बोले तो इसी बीच लीडर टैंग सब लोगों को कमरे से बाहर निकलने का कहता है, क्योंकि तीनों स्क्वाड्रन लीडर एंग के साथ अकेले में एक सीरियस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। जो ही वो सारे कमरे से बाहर हुए तो लीडर टैंग एंग से कुछ पूछने लगा, मगर वो हेसिटेट कर रहा था, जो कि देख लीडर जियोल बोले कि अगर वो नहीं बोल सकता क्योंकि एंग उसका स्टूडेंट है तो उसे ही बोलने दो। जियोल को जो ही इजाजत मिली तो वो एंग से साफ साफ एक सवाल पूछना चाहता है कि एंग क्या तुम डीमन हो या फिर एक इंसान, इस बात का साफ साफ जवाब देना।